शहीदों को हमने 5-5 हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों को याद किया। मुन्नी कुमारी ने काफ़ी टाइम मैंने उनको सुना है, उन्होंने उनके बारे में बताया। तो हम इतने लोगों को हमने याद किया, बट पर्पस वाज पॉजिटिव थिंकिंग। इनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी ये हमारे सोच में रही। हमने नेगेटिव बात करी ही नहीं है कभी, और अभी हम कर भी नहीं सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो जो आते गए, जुड़ते गए, तो जैसे मन्ना जी ने कहा, इट बिकेम ए हिस्टोरिक इवेंट, इट्स अ मूवमेंट एंड इट्स एन आंदोलन। अब हम आपके सामने एक प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं कि आप सारे मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब जो आरजेसियंस, अभी हमें जो नया नाम मिला है, एक्रोनिम मिला है, वी आर कॉल्ड आरजेसियंस। तो आरजेसियंस आर गोइंग टू फर्दर बिल्ड दिस पॉजिटिव थिंकिंग फॉर अनदर 25 years अंडर द टाइटल ऑफ सकारात्मक सोच का भारत। और हम हमारे मीडिया जो लोग आए हैं यहाँ पे, उनको पूछना चाहेंगे कि ये आरजेसियंस जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो हमने देखा है उसमें आप हमें कुछ बताएंगे कि हमारी ये पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है और हम लोग 25 साल और करने वाले हैं, तो आपका क्या योगदान रहेगा इसके अंदर? आप हमें कैसे ये सीख देंगे आज कि कैसे करना है? क्योंकि ये अब आरजेएस नहीं रहा, ये आरजेएस पीबीएच हो गया, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो मन्ना जी ने जो बात कही कि पुस्तक में क्या है, तो पुस्तक में ये सब है, स्टार्टिंग फ्रॉम भारत उदय आंदोलन टू अमृतकाल का भारत। और यू कैन इमेजिन, इट्स अ ट्रेजर। आप हाथ में लेंगे तो आपको ये सारी बात पता लगेगी कि ये कौन था उसके पीछे, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव पावर में आए, और पॉजिटिव पावर जब सोच में बनती है तो यू कैन स्केल माउंटेन्स। अब बात रही आपको भी ये होगा कि कुछ बताएं कि क्या क्या आप डिस्कस करते थे। तो हम इतने टाइटल्स हैं हमारे पास, 150 प्लस 163 जो पहले हुए, वो तो नहीं कह सकते, बट एक दृष्टांत के रूप में आपके सामने हम रख सकते हैं कि जैसे कि हाउ शुड इंडिया ऑनर द फ्रीडम फाइटर्स। बड़ा खुल के डिस्कशन होता है एंड पॉजिटिव वे में होता है। तो जो एक्सपर्ट्स आते हैं, 4-5 तो एक्सपर्ट भी होते हैं इसके अंदर, वो हमें ये बताते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जेंडर इक्वालिटी। अभी रिसेंटली डिस्कशन हुआ, हमें टाइम कम पड़ रहा है, और मैंने देखा है कि 11 बजे शुरू होता है, क्योंकि बिजॉन्दा इज़ वेरी पर्टिकुलर। बिजॉन्दा सेज 11 o'clock वी हैव टू स्टार्ट, मीन्स वी हैव टू स्टार्ट, एंड वी हैव बिकम वेरी वेरी टाइम कॉन्शियस। तो 11 बजे शुरू होता है, और मन्ना जी कहते हैं 12:30 बजे, लेकिन 12:30 बजे मन्ना जी उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। दे हैव इन्वेस्टेड एवरी संडे, पीपल कम ऑन संडे, एंड दिस गोज ऑन। वी डोंट हैव टू नाउ डू एनी ड्रम बीटिंग कि भाई आप आओ आओ, अपने आप ही आ जाते। इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर मेंबर्स हु कम, एंड दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स। तो मैं संक्षिप्त में आपको 2-3 चीज़ें कहता हूँ कि मैं क्यों आया। कि मन्ना जी ने मुझे भी ये प्रश्न पूछा कि प्रफुल्ल भाई आप क्यों आए इसके अंदर। तो मैं आया 3 चीज़ों के लिए सर। मैंने इतना ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा कि इसमें इतनी प्रशंसा होती है। पीपल प्रेज फॉर देयर एफर्ट, दे आर प्रेज्ड फॉर देयर एफर्ट। इतने लार्ज हार्टेड हैं कि प्रशंसा। तो मैं भी आई ऑल्सो वेरी हैप्पी कि भाई मैंने कुछ कहा, उसकी प्रशंसा हुई। दूसरा है प्रसिद्धि। जैसे मन्ना जी ने कहा कि अब हमें तो पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि एक ये संस्था है
जो काम कर रही है और जो काम उन्होंने किया है 8 साल के लिए, वो नज़र में आने लगा है. और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई सी दैट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर, you people have supported us by putting it in the print media, क्योंकि immediately हमको ये print media से भी support आया है. तो thank you very much for that. और तीसरा जो है वो है मित्रता. वो सारे हम लोग जो बैठे हैं ना इधर, I think I only knew Bijanda before that. I did not know who Uday Manna is. I did not know who A.K. Merchant is. Dr. A.K. Merchant, sorry. I did not know our Didevarji. He runs a very good program also on his own, स्वयं का स्वामी. तो ये जाना जो सोमेन कॉलेजी, नाम बहुत सुना था कि सोमेन कॉलेजी तो इनिशियली अपने फैमिली को आए, तब आरजेएस फैमिली बना. एम आई राइट सर? तो ये हुआ. तो ये जो चीज़ें होने लगी हैं, और मुन्नी कुमारी कहाँ है? मुन्नी कुमारी आपको भी देखते रहते. तो ये जो हुआ, एंड माई बेटर हाफ रंजन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द प्रोग्राम. तो ये पहली ऐसी जुगल जोड़ी है जो कंटिन्यू 150वें अंक तक मौजूद है. तो मैं अंशों का जोड़ा एक दूसरे के लिए. तो सर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, और आपसे भी सुनने के लिए उत्सुक होंगे. तो मैं ये वापस मन्ना जी को मैं सुनाऊंगा. जय हिंद, वंदे मातरम. मैं सभी लोगों से, आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर ऐसे पत्रकार आए हुए हैं जिनके मन में ये जानने की जिज्ञासा है, और वही हम लोगों के सफलता और असफलता पर मुहर लगाएंगे. अपने से तो हम कुछ भी कह सकते हैं. सोमेन कॉलेजी की अगर चर्चा न हो तो इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ रहेगा नहीं. मैं सोमेन कॉलेजी से ये जानना चाहता हूँ कि कोलकाता इतनी दूर, नज़दीक के लोग हरियाणा से और आते ही हैं, लेकिन इतनी दूर सुदूर इलाके कोलकाता से और दिल्ली बराबर, और परिवार के साथ आना, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं, 6 अगस्त को भी मौजूद रहेंगे. लगातार जो है ये कैसे सिलसिला जो है आपके मन में क्या आया कि दिल्ली वालों ने आपको जो है आने के लिए विवश कर दिया? तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव सोमेन कॉलेजी. सभी को नमस्कार. एक ही चीज़ पे मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी है, सबको डिस्कस करना भी होगा, टाइम तो देखते देखते चला जाएगा. देखिए, कलकत्ता दिल्ली का मैटर नहीं है, मैटर होता है दिल का. ओह, क्या बात. अगर मैं दिल से सोचूंगा कि मैं सबसे पहले एक बंगाली नहीं, सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ, तो इंडियन होते हुए हमको भारत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. कोई भी काम पहले सोचना चाहिए, उसके बाद उसको जमीन स्तर तक ले जाना चाहिए. तो अगर कोई भी काम को ले जाने के लिए मेरे को जैसे मिला है कि मन्ना जी को ऐसे अगर जोड़ी मिल जाएगा, तो देखिए, हम दोनों पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे. उसके बाद उसका फैमिली, मेरा फैमिली एक साथ हुए थे. उसके बाद ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2015 से आज जहाँ तक हम लोग पहुँचा है, इसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि चलिए कुछ अच्छा काम करेंगे. अच्छा काम अगर हम लोग करेंगे, सोच अगर हम लोग का अच्छा होगा, तो हम लोग को धीरे धीरे किसी न किसी के साथ हम लोग का संपर्क होगा. किसी न किसी के संपर्क के माध्यम से फिर दूसरों को, तीसरे को संपर्क बनेगा. उसके साथ साथ क्या होगा, एक जगह जाके हम लोग को जो टाइट शेड्यूल या काम का एक मतलब दीवार, जिसको हम लोग सोचेंगे कि जैसे घर का दीवार अगर अच्छा होगा तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, टूटने की कोशिश करेगा तो भी टूटेगा नहीं. तो ऐसे हम लोग आज के दिन में अगर हम सोचेंगे तो वो हम लोग बना चुका है. 8 साल से जो हम लोग मेहनत किए थे लगातार, मन्ना जी किए थे, या हमारा जो पूरा टीम है, ये जो सफलता आ चुका है आज के डेट में, ये केवल ना तो मेरे पर्सनली है या ना तो मन्ना जी को है. हम दोनों इसको शुरुआत किए थे. इसके बाद जो इतना आदमी जो जुड़े थे, क्यों जुड़े थे कि हम दोनों जिसको लेके सोच रहे थे, और फिर आज आप लोगों को जो यहाँ पे बुलाते क्यों कि देखिए हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ तक आ चुका है. इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे. हमारा सोच एक ही था.
तो चलिए मन्ना जी फिर दूसरे तीसरे को बोलने दीजिए कि क्यों इसको हम लोग करना चाह रहे थे, क्यों जुड़ना चाह रहे थे, जुड़ के क्या फ़ायदा है। देखिए हर एक चीज़ का हर एक फ़ायदा होता है। ऐसा कोई चीज़ होता है, ऐसा कोई टॉपिक होता है जहाँ पे फिनेंशियल है, तो इसके साथ कोई फिनेंशियली फिर से कोई मैटर नहीं है, ये पूरा दूसरे टाइप का है। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, संतुष्टि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और इस संतुष्टि को लेकर सभी लोग संतोष करें, मुस्कान के साथ खुश रहें, खुश रखें। कई तरह के अभियान चलाए गए, स्वयं का स्वामी बनो, और आज स्वयं का स्वामी बनो के जो संस्थापक हैं, जो आरजेएस में इस तरह की भावना को लेकर आए, वो भी हम लोगों के बीच हैं। जो को-ऑर्गेनाइज़र हैं, अभी अशोक कुमार ठाकुर जी भी आने वाले हैं, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों का एक परिवार है। आरजेएसियंस जो है ना, आरजेएस एक फैमिली है। लेकिन जो हरदम नया कुछ करना चाहिए, और नया कुछ करने में आरजेएस ने अलग अलग अभियान चलाए, और उस अभियान को एक गति देने के लिए जो स्वयं का स्वामी जो है वो, क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है ये शब्द ही, स्वयं का स्वामी। तो हम लोग ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को वहीं तक नहीं सीमित रखते हैं, बल्कि उसमें और इजाफा करके और भारत के भाई बहनों तक पहुंचाने की कोशिश कर। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी से चाहूँगा, क्योंकि इनका अनुभव रहा है आरजेएस के साथ यात्रा करने का। जो हम लोगों की 9 लोगों की टीम गई थी, जो सबसे बड़ी टीम थी, प्रांजल भी थे उसमें, और हम लोग माउंट आबू गए थे आध्यात्मिक यात्रा पे, और प्रफुल्ल भाई, रंजन बेन जी किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, लेकिन दूसरी यात्रा हुई तो प्रफुल्ल भाई भी थे। प्रफुल्ल भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक ही शब्द जिद लगा ली थी, जब से स्वामी माधवानंद जी के साथ हम लोग यहाँ ट्रेन में, स्वामी माधवानंद जी आचार्य हैं, चिन्मय मिशन आचार्य हैं वहाँ पटियाला चिन्मय मिशन के, और वो हम लोगों के साथ यहाँ ट्रेन से साथ में गए थे, और वहाँ आरती उतारी गई थी सब लोगों की। प्रफुल्ल भाई की एक ही जिद थी कि हम लोग पंजाब गए और गांव नहीं गए तो क्या गए। इनकी जिद को मानी गई, समय दिया गया, करीब 2-3 घंटे गांव में हम लोग वहाँ के, और ऐसा ट्रेडिशनल गांव था, उसके भी हम लोगों ने वो किया। वो हम लोगों का पार्ट बन गया। यूट्यूब पे सब कुछ है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे सब कुछ है। तो दीदेवार जी क्यों जुड़े, मैं तो यही सवाल करूंगा। मैं सबसे कह रहा हूं कि भाई आप क्यों जुड़े, और क्यों इसको आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, और 6 अगस्त जो है वो एक मील का पत्थर बने। आरजेएसियंस कैन डू वंडर्स, ये फिजाओं में तैर रहा है, वो एक सबूत होगा। तो दीदेवार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मन्ना जी। ये जो प्रश्न है क्यों जुड़े, ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव चीज ही सबको जोड़ लेती है, दूसरा शब्द ही नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव करके मिलते हैं तो उसी समय आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये तो वो चुंबक है जो अपनी तरफ खींचता है। सो मेरा जुड़ने का कारण, मैं कमज़ोर था, आप चुंबकीय थे, सो मैं जुड़ गया। यहाँ पर 2 बात कही गई है, एक तो आरजेएस परिवार और एक मित्रता। परिवार और मित्रता में अंतर क्या है? परिवार एक संस्था को गठन किया जाता है, एक महिला और पुरुष का विवाह करके एक संस्था बनती है, और उसके साथ उनके आपस के अंदर जो जीव आता है उसका दायित्व निभाते हैं, और उसके साथ रिश्तेदारी बनती है। परिवार तो अपनी मर्जी से बनाया जाता है, मगर उसको तोड़ने के लिए समाज की परमिशन भी चाहिए या कानून की परमिशन भी चाहिए। और परिवार के अंदर हर व्यक्ति विशेष का अपना अपना दायित्व होता है। माता का अलग, पिता का अलग, बेटे का अलग, बेटी का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग, सभी का दायित्व अलग अलग है, मगर विरासत का हक सबका बराबर होता है। किसी ने दायित्व निभाया या नहीं निभाया, पर विरासत के अंदर उसका हक उतना ही होता है।
इसके अंदर सामाजिक नियम भी काम करता है और कानूनी नियम भी काम करता है। सो जब हम परिवार के साथ जुड़ते हैं तो हमारे को परिवार के साथ हमारा दायित्व भी बनता है और उस परिवार के अंदर जो भी विरासत मिलती है, जो भी आज आपने आरजीएस ने लिया है, उसका सबका हक बराबर होता है। मगर मित्रता एक ऐसी चीज है जिसके कोई लिमिट नहीं है। रिश्तेदारी खुद नहीं बनती है, रिश्तेदारी बाय बर्थ बनती है। माता पिता बाय बर्थ बनते हैं, बहन भाई बाय बर्थ बनते हैं, मगर मित्रता है जो स्वयं के स्वामी को अधिकार देती है। तुम जब चाहो, जितना चाहो उतने मित्र बना लो और कितना भी बढ़ाते रहो, मित्रता का परिवार बढ़ता रहता है। और कभी किसी के साथ मित्रता टूटे भी तो कोई सामाजिक या कानूनी भी दायित्व उस पर नहीं होता है। सो मित्र को दोस्त भी कहते हैं। दोस्त वो हैं जो दो सत्य मिल जाते हैं। मैं अपना सत्य दूंगा, दूसरे का सत्य मिलेगा ही, ये दोस्ती है। और दोस्ती के अंदर अधिकार नहीं है, दायित्व है, दायित्व है, दायित्व है। सो मेरा जो इस जुड़ने का जो उद्देश्य था, परिवार के साथ एक परिवार का सदस्य बने और जहाँ तक हो सका है मैं अपना दायित्व निभाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और विरासत में तो मुझे ये आप सब मिल रहे ही हैं, आप सबका अनुभव मिल रहा है, इसके अंदर तो मैं भाग्यशाली हूँ ही। और मित्रता के साथ हम अपने मित्रता के परिवार को बढ़ाते रहें, इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। तो सुरजीत सिंह दिदेवार जी को जानने समझने का जो मौका मिला, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किताब के अंदर आ गई हैं। और निश्चित रूप से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम लोगों को कुछ न कुछ देश के लिए करना चाहिए, और देश के लिए करने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो सोच है वो देश को दिशा दे। तो आरजीएस पीबीएच क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमारे जो एडवाइज़र हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, सोमेन कोले जी भी कई बार जो है इस पर चर्चा करते थे। तो सारी चर्चाओं का निचोड़ जो बना वो अच्छा प्रफुल्ल भाई ने ही ब्रॉडकास्टिंग हाउस का नाम दिया था। अभी वो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस था और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी प्रफुल्ल भाई ने बोला था, लेकिन पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का नाम जो है वो प्रफुल्ल भाई को क्रेडिट है। हम लोग पॉजिटिव मीडिया का काम कर रहे थे, लेकिन इनके मन में कुछ आया, इन्होंने पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस एकदम से बोल दिया। और ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस अब फ्लोर पे आने जा रहा है, 6 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। तो आखिर ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस करेगा क्या? मैं बुलाना चाहूँगा आरजेएस के स्पोक्स पर्सन अशोक कुमार मलिक जी की, जो कि कवि भी हैं, पत्रकार हैं। ये वाला ये नीचे रखा हुआ। Thank you, Manaji. Thank you very much. And thank you all others. Words sometimes fail. A catalyzing effect takes place when we are together. We can't, words can't encompass our feelings and what is going within our heart. There is a gap. There is a gap. And in fast moving times, every organization will have to reinvent itself. That's very good. Very nice. And that is what is the genesis of RJS Positive Family and RJS PBH. It is being launched day after tomorrow. And the genesis is that it has become uncontrollable, as Somen College has said and Manaji has said, and
Praful Bhai has definitely contained in his expressions. It has become somewhat unconscious. This reinvention, it is a compulsion. It is a phenomenal covering us. That happens because it is becoming larger than life. It is going beyond us, as has been expressed. And these expressions are not coming from our conscious, but they are also coming from our entire being. From our entire being, you know. And at the same time, we have to have affinity between our rational, reasonable thinking, our emotions, our aspirations and dreams. And we have to synthesize those things, you know. And what do I mean by this? That we always carry some kind of burden which clogs our organizations and so on. It is a lesson to be learned from history. What does it mean, what I'm saying? It means we have to be, while being aware of the dignity of its being so overpowering that it is carrying forward entire system in a kind of stream, at the same time we have to be rational, Manaji. So that is happening. We have encapsulated in a crystal clear manner our objectives, our aims and objectives. That is what that is to mean the aims and objectives of PBH, which is being launched day after tomorrow. And you will get to know of it in detail also. And we are at the beginning of this reinvention, and I definitely expect that it is in everyone to contribute to it. It is voluntary. All the media people, they will find that in their heart of heart, they are looking for some alternative, some positive alternative. It is coming across. It will come across from day after tomorrow on a daily basis. We are having this. So I think I will restrain myself, because otherwise I'll dive still deeper into the question. So I hope that everyone will be contributing to it, both in that reasonable manner, in that outward practical manner, but also from the point of view to which I have alluded. Thank you very much. आइए सर। अशोक कुमार ठाकुर जी का स्वागत है। अच्छा, अशोक कुमार ठाकुर जी का स्वागत है। आज के को ऑर्गेनाइजर हैं मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, मोहन नगर, उत्तम नगर। स्वागत है सर। और देखिए, अशोक कुमार मलिक जी एक पोएट हैं, लेकिन आरजेएस पीबीएच को लेकर काफ़ी संजीदा हैं, और स्पोक्स पर्सन के रूप में उन्होंने जो कहा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें, और प्रैक्टिकल होने के लिए ये जो है, इसमें यहाँ पत्रकार जो आए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग आह्वान करते हैं, अशोक मलिक जी, उन लोगों को आह्वान करते हैं कि जो पैनल बन रहा है उसमें 400-500 लोग होने वाले हैं। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पूरे भारत के लोग, अगर हम लोग नेपाल में राजीव गौतम जी के माध्यम से नेपाल और भारत के मित्रता पे बातचीत कर सकते हैं, तो हम लोग तो इधर उधर जाते ही रहते हैं ना। तो टेक्निकल टीम मुहैया करा दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल व्यू है, मतलब आप देश से कैसे जुड़ेंगे, राष्ट्र प्रथम कैसे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल व्यू आरजेएस पीबीएच लेकर आ रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास जो एनर्जी आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो नकारात्मक थिंकिंग है वो अंदर नहीं जाने देते। भाई तुम्हारी, जैसे किसी को घर में आप नहीं आने देते हैं ना, कहते हैं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, डोर बंद कर लेते हैं। हम लोग भी वही करते हैं। हम लोगों के बीच में जो लोग ऐसा करते हैं, अशोक कुमार ठाकुर जी जैसे लोग, इनसे कैसे टच में हम लोग आए, ऐसे कैसे जुड़े, ये कैसे हुए?
हम आरजेएस पिकअप करता है, ग्रुप से भी पिकअप करता है, बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें से पिकअप करता है, पत्रकारों को भी पिकअप करता है। गौतम जी को पिकअप वहां से किया गया, मारवा स्टूडियो से। पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया और सब लोग उसको मान गए। सामान चाहिए या सम्मान चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा, यही कहा था ना राजीव गौतम जी। और वहां से जुड़े और नेपाल से उन्होंने पॉजिटिव डायलॉग किया। और क्या चाहिए देश को, क्या चाहिए देश को? तो पॉजिटिव चीजें चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो विष जाता है बस उसको दूर करने की जरूरत है। आपकी एनर्जी, रात और दिन अच्छी नींद आएगी, अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे और अच्छा काम करेंगे आप, लोगों में सम्मान रहेगा, सब अच्छा, हाँ भाई बड़ा अच्छा आदमी था, चले भी जाएंगे कोई बात नहीं, सब किसी को रहना नहीं है। लोग कहेंगे अरे आदमी बड़ा अच्छा था। अब बुरा आदमी जाता है तो क्या कहते हैं, नकारात्मक आदमी जाता है तो क्या कहते हैं। बस इसी को गांठ बांध लेना है और इसी के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है आरजेशियंस कैन डू वंडर्स। आरजेशियंस कौन है? सोमेन कोले जी ने कहा। ये सोमेन कोले जी और उदय मन्ना ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन लोग आते गए, कारवां बनता गया और ऐसा ही होता है, ऐसा ही अनादिकाल से होता रहा है। जब भावना नानक जी की रहती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सबका भला, जिसमें सबका भला अगर हो रहा हो, उस काम को अगर करेंगे आप तो उसमें दिक्कत क्या है? केवल अपना ही भला हो, दूसरे का भला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आरजेएस ने क्या किया, ये श्रृंखलाबद्ध 163 बैठकें तो कर लिया था। आरजेएस सकारात्मक बैठक आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में, पूरे देश भर में 163 बैठकें हुई। कोरोना आ गया तो 150 फेसबुक लाइव हुई इसी चीज के लिए। 8 साल हो गए। अब 75 कार्यक्रम करने थे 2021 में। जितेंद्र सिंह शंटी जी जो आ रहे हैं 6 अगस्त को, पद्मश्री से सम्मानित, जिन्होंने कोरोना में एम्बुलेंस की सेवा दी। हम लोग तो 75 करने वाले थे। हम लोगों के पास जो कैपेसिटी थी, हम लोग अशोक कुमार ठाकुर जी जैसे, दीदेवार जी जैसे लोग थे जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते थे, जिससे कि हम लोग उस प्रोग्राम को पूरा ऊपर ले आते थे। और कितने लोग थे? थोड़े से लोग थे, विद्वान लोग थे, थपलियाल जी थे, सब मिलकर और हम लोगों ने बीड़ा उठाया। लेकिन 75 से ज़्यादा हम लोगों की कैपेसिटी थी नहीं। और जब हम लोगों के एडवाइज़र ने एडवाइस किया तो मैं सोचने पर विवश हो गया। विजय शर्मा जी आ गए, कितनी मतलब देखिए, विजय शर्मा जी ने इसी तरह के कार्यक्रम में कह दिया कि मन्ना जी प्लीज चेहरा भी व्यवस्था करते हैं। विजय जी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, क्या कहा कि मन्ना जी यूट्यूब आ गया है, हमारे पत्रकार जो हैं, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 में विजय शर्मा जी वीर अर्जुन के संपादक हैं। इन्होंने कहा कि वर्कशॉप होनी चाहिए पत्रकारों के लिए। समाज में जाते हैं, यूट्यूब आ गया, कोई भी माइक लेके चला आता है, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वर्कशॉप कीजिए। आरजेएस ने बीड़ा उठा लिया और मारवा जी भी साथ आ गए। मारवा जी ने किया, हम लोगों ने द्वारका में किया। डोगरा जी तो आए हुए थे, उसमें लगभग 100-125 लोग जो है आए हुए थे। मॉडर्न स्कूल में ऐसे ही रूम था, किया हम लोगों ने, किया। आरजेएस का एक ही है, पॉकेट में पैसा रहे या ना रहे, बीड़ा उठा लो। वहाँ आपने सिर्फ प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने एक ऐसी शुरुआत की थी। अभी उस पर आएंगे उस पर, डोगरा जी उसके गवाह हैं। मारवा जी ने आमंत्रित किया। मतलब क्या, मतलब तो भारत को कैसा लोग सोचते हैं कि भारत में ये। मारवा जी ने कहा मन्ना जी आप कितने लोगों को बुलाना चाहते हैं, आप बुलाइए। उसको कहते हैं फिल्म है ना, मैं हूं ना। अब मन्ना जी को क्या चाहिए था? विजय शर्मा जी ने प्रेरित किया कि वर्कशॉप करो, वर्कशॉप से देश का भला हो सकता है। मन्ना जी ने उसको अडॉप्ट किया। सोमेन कोले जी साथ में आ गए। हम दोनों ने मिलकर जो है वहां मारवा स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा 100 पत्रकारों के 4 राज्यों के लोग आए थे, कार्यक्रम किया, टेक्निकल वर्कशॉप किया। जितनी कैपेसिटी थी टेक्निकल लोगों को भी बुलाकर वहाँ हम लोगों ने किया। प्रखर काम करते थे अभी जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी टेक्निकल वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर अवेलेबल था। तो काम करने का जज्बा हम लोगों के पास 75 कार्यक्रम, अशोक जी का धन्यवाद, सिर्फ 75 कार्यक्रम करने का था, वो भी एड़ी चोटी जोड़ लगाकर। लेकिन उसके बाद हम लोगों के एडवाइजर बैठे थे हैदराबाद में और अचानक ही वेबिनार में कह दिए कि 150 कार्यक्रम तक होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब मेरे ऊपर जिस तरह से राम ने जिम्मेदारी हनुमान को दी, अब मैं रात दिन सोचने लगा और सोचते सोचते कोई ना कोई रास्ता निकालना शुरू किया। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, दीदेवार जी हैं, अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, साथ में तो है ना, और योगी कवि प्रेम भाटिया जी। जब भी कहा प्रेम भाटिया जी बैठक करनी है, हाँ, कितने पत्रकार आएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर
डोगरा जी आप तो गए थे, आपको फायदा भी हुआ था, बाद में आपने वीडियो भी डाला था। एक छोटे छोटे प्रयासों से देश को दिशा देने का काम आरजेएस ने किया। लेकिन आरजेएस को किसने दिशा दिया? वो हमारे बगल में बैठे हैं, हैदराबाद से आए हैं, इसीलिए आए हैं कि देश को अब जबरदस्त दिशा देनी है। अब इस देश को, क्योंकि उम्र भी हम लोगों की ऐसी, अब चर्चा चल गई है, बार बार चर्चा करते हैं। मन्ना जी, ये चीज जो शुरू हुई है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये चलनी चाहिए। इन्होंने द कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन का तुरंत जो है अनामिका जी को सौंपी है जिम्मेदारी। हम सभी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। मेरे मन में तो है, मेरे प्रिय लोग भी हैं, मेरे मन में भी है, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि जिस आंदोलन को शुरुआत करने में इतने लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, वो डाइल्यूट ना हो। तो इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूं। लेकिन इस विरासत को हम लोग शपथ लें कि ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोग भी योगदान कीजिए। और बिजोन मिश्रा जी ने क्यों कहा, इनके ही मन में होगा कि हम लोग कोई सरकार तो है नहीं कि बजट बना दिए और कार्यक्रम कर लिए। यात्राएं भी हुई, छोटी छोटी दूरी की भी हुई, पटियाला की हुई, माउंट आबू की हुई, पश्चिम बंगाल में एक स्पॉन्सर किया था इन्होंने, सोमेन कोले जी ने। एक मुंबई की यात्रा हुई, एक हरियाणा में समाचार क्यारी के संपादक ने स्पॉन्सर किया, वो यात्रा हुई थी। एक स्पॉन्सर यात्रा हुई थी उत्तराखंड में, जिसमें प्रखर भी गए थे, प्रांजल भी थे, प्रखर प्रांजल, 2 आदमी तो मौजूद हैं। पटना की यात्रा हुई, मुन्नी कुमारी ने अंत तक साथ दिया जब हम लोग वहाँ गए थे गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान, वहाँ तक। उसके अलावा ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के यहाँ बैठक हुई। कई सरकारी संस्थानों में, एमएसएमई, भारत सरकार के मंत्रालय में आरजेएस की बैठक हुई। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में बैठक हुई। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार आरजेएस की बैठक में आए, पौधा वितरण भी हुआ। काम करने का जज्बा अगर हो तो पत्रकारिता में भी वो दम आ सकता है कि लोग अरविंद कुमार सिंह और ओंकारेश्वर पांडे बन सकते हैं, एक बिग नेम है, विजय शर्मा बन सकते हैं, डोगरा जी बन सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने ये मैं भी जानना चाहता हूं, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन बिजोन कुमार मिश्रा जी इतना विजनरी कि उनको दिखाई दे रहा था कि ये हो सकता है। आरजेएस फैमिली में दम है। रविवार को, हर रविवार जुड़ते हुए हम लोग 149वां कार्यक्रम आज कर रहे हैं, 149। आज का प्रोग्राम आज़ादी की अमृत गाथा का 149 है। ये किताब के अंदर बैनर के रूप में दर्ज हो गया है। 150वां भी बैनर के रूप में दर्ज हो गया है। न्यूज़ लेटर आ रहा है, न्यूज़ लेटर। अब हम लोग हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? आप लोग आए, ये फोटोग्राफ्स क्यों किए गए? आप कहीं ना कहीं सकारात्मक भारत आंदोलन के सहयोगी हैं, समर्थक हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा, ये कमल किशोर गोयनका जी ने कहा, मेरे मन में लोग भावना डालते हैं और फिर तब लगता है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। मैं सोचता रहा और सोचते सोचते अब लगा कि नहीं, किताब आ रही है, अब हम लोग हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन, हम लोगों के कार्यक्रम में जो भी आए, छोटा हो, बड़ा हो, नवोदित हो, कोई भी हो, उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। और वो फोटोग्राफ्स, क्योंकि हम लोग ये बुनियाद ही हुई है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर, ये शुरुआत ही ऐसे हुई है। अपने परिवार को जोड़ा। 163 जो प्रफुल्ल भाई ने कहा, 163 बैठकों में न जाने कितने अपने परिवार के लोगों को, जैसे डोगरा जी ने अपने परिवार के अपने दादाजी को सम्मानित किया। वो किताब के अंदर आ रही है। डोगरा जी, आपके दादाजी अमृतकाल का सकारात्मक भारत क्यों है? इसी वजह से है, इसी वजह से है। माँ आ रही हैं, जिनसे बहुत ही मैं भी मिला हूँ, लगभग 100 साल, 27 होने की उम्र में। कहाँ याद करेंगे आप? आरजेएस याद दिलाएगा। पूरे देश भर में किताब पहुंच जाएगी। आप जानते हैं आरजेएस का नेटवर्क है। जिन लोगों ने अपने अपने माता पिता को आरजेएस के अंदर लाए, चाहे वो है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। माता पिता कभी जाते नहीं हैं, उनका ब्लड पीढ़ियों तक रहता है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बिजोन मिश्रा जी ने 75 कार्यक्रम को 150 तक कैसे करवाया? आज 149वां के गवाह खुद हैदराबाद से आए हैं। ये आप लोगों को खुद, और आप लोग सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं कि बिजोन मिश्रा जी
आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दिव्यमान हैं, लेकिन ये सकारात्मक बनाने की जोश जुनून देने वाले का कैसे आपको लगा कि देना चाहिए? नहीं, ठीक है, अलग लेने में ठीक है। ओफ नमस्कार। हाय, नमस्कार। बिकॉज लोग काफ़ी परेशान महसूस हो रहा है, जरा मुस्कुराहट हो जाए। नहीं, मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कब मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का, क्योंकि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, एक तरफा हो रहा है। हम लोग आपसे भी सुनना चाहते हैं इसी आपके अंदर में क्या चल रहा है। जो उदय मन्ना जी ने कहा कि आप यदि हमको कहीं पर भी निमंत्रण कर दीजिए, वेदर वो कोई बच्चों का स्कूल हो या कहीं पर भी आप हमको बुलाइए, एक मंदिर में भी बुला लीजिए, तो हम घुमा फिरा के उपभोक्ताओं पे आना ही आना है। What is your life mission basically? Yes. हमको आना ही आना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमको एक दिशा बनाना है। हम हर एक चीज में नहीं जुड़ सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं ऐसा अध्ययन करके ऐसा जगह पे पहुंचना है जो लोग उत्साह है कि जानने के लिए, जो उनको नहीं मालूम। और हर समय एक बहस होता है, वो आप प्रैक्टिकल नहीं है, अब बुकिश हैं। किताब किसने लिखा? जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है वही किताब लिखता है, और उसी पाठ को पढ़कर लोग आगे बढ़ते हैं और उसी पे अध्ययन भी करते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकल एंड नथिंग कॉल्ड बुकिश, जिसको लोग नॉन प्रैक्टिकल कहते हैं। दोनों जुड़ा हुआ है। और जो उदय मन्ना जी ने कहा, और हमारे जितने परिवार के लोग हैं आरजीएस परिवार के, वो लोग सब जानते हैं कि जो लोग शिक्षित हैं वो ऑलवेज सबूत को विश्वास करता है। अब जितने भी कोशिश कर लो उनको समझाने का, वो नहीं समझेंगे जब तक आप सबूत नहीं देंगे। और सबूत किसका? क्रेडिबल आदमी का, जिसने अध्ययन किया है, जिनको मान्यता मिला है उस सब्जेक्ट में, जिनको होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इस सब्जेक्ट पे वो महान है। वो यदि कुछ कह दे, दैट बिकम्स लक्ष्मण रेखा, और लोग विश्वास करने लगते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जब हम लोग इसको लेकर शुरुआत किया, मन्ना जी ने अप्रोच किए, और जैसे हम आपको बताए कि हम कंज्यूमर मूवमेंट से इन्वॉल्व हैं लास्ट 40 ईयर्स से, हमको एक ही चीज जो जचा, कंज्यूमर ऑलवेज लाइक्स वाव फैक्टर, वाव, सेटिस्फैक्शन नहीं, खुशी। हम खुश हुआ वो नहीं, हम खुशी से भी ज्यादा हुए, जिसको हम लोग कहते हैं अब डिलाइट। डिलाइट क्या होता है कि हम अपेक्षा कर रहे थे लेकिन हमारे सामने लेकर आ गए कोई। हम सोच रहे थे ऐसे कुछ होना चाहिए, एक वस्तु या एक सेवा ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी ने ले आया हमारे पास अचानक, और हम एकदम बिल्कुल अचंभ हो गए। हम बोले हम तो सोच रहे थे कल इसके बारे में, ये तो बना दिया, ये तो देने लग गए, बेचने लग गए। सो दैट वाव फैक्टर आया हमारे अंदर में जब मन्ना जी ने कहा कि लेट अस स्टार्ट अ मूवमेंट ऑन पॉजिटिव मीडिया। Why? Because my friends, my best friends are media people. यदि हमको कहीं पर भी पहुंचना है, विदाउट मीडिया हम पहुंच नहीं सकते। I cannot.
जितने भी करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, यदि वो नहीं पहुंचाना चाहेंगे आपका संदेश, वो आप नहीं पहुंच सकेंगे. यू हैव टू अट्रैक्ट देम. सो उनके लिए वाव फैक्टर क्या है, ये समझना होगा ऑलवेज. एंड एज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट और एज अ पर्सन फ्रॉम कंज्यूमर मूवमेंट, हमको एक वाव फैक्टर आया पॉजिटिव मीडिया से. You see? Yeah, this is the one. This is why I was waiting for this. You see? Huh? I was waiting for this. And who could be better? I remember Uday Manna ji. Any event I will call him. वो आएंगे चुपचाप से, सर बाइट लेना है आपका. हम ले लीजिए. नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस कोने में. क्यों? क्योंकि उस कोने में एक टेप रिकॉर्डर घूम रहा है ऐसे. He used to bring a huge tape recorder with him. मेल्ट्रॉन कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो. A huge tape recorder. And he will make it a point. अच्छा, इनके पास यदि invitation चला गया, you can be 100% sure he'll be there. 100%. You know, I used to see a passion in him. Passion जिसको बोलता है ना, commitment, high commitment. So when he approached, I knew that we are going to 100% be successful. सक्सेस के लिए आपको पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए. यदि ये 3 इंग्रेडिएंट आपके अंदर में है, आपको कोई दुनिया में नहीं रोक सकता. What 150, you're going to reach 500. 2047. You see, I always compare. हम बचपन में बॉय स्काउट ज्वाइन किए जब हम स्कूल में थे, फिर रोटरी ज्वाइन किए. जब बड़े हो गए, प्रोफेशनली मान्यता मिल गया, लोग हमको मान्यता देने लगे, क्योंकि आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर मूवमेंट वॉज जस्ट अ पैशन. सो व्हाट डिड आई सी? इनके जो फाउंडर्स थे रोटरी के, बॉय स्काउट के, पॉल हैरिस, द होल आइडिया वॉज दैट आपको कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करना शुरू करना चाहिए. लाइक माइंडेड. हाउ डू यू गेट लाइक माइंडेड पीपल? When you announce something, then people come and then they say, अच्छा हमारे लिए क्या है यहाँ? And then they see, oh हमारे लिए बहुत कुछ है. And then they join. It starts with 3, 4, 5 people. When the Boy Scout movement started in the 90s, 1907, Rotary Club started in 1905, all from America mostly, because it was a developed country. Now the world is changed. Now the developed country will be India and everything will start from India. And this will be the way we will move forward. This positive thinking which we have started here, this movement which we have started here will now become global. And we don't have to worry, जो आप rightly बताए, कि कौन आएगा नहीं आएगा, जरूरत नहीं है, आते रहेंगे लोग. Your sixth will be an evidence. Your sixth activity will be an evidence. Today is an evidence. I am so grateful to all of you कि आप लोग समय निकाल कर आए with such a inclement weather. Delhi is going through terrible time. And I am happy. ओवरसीज लोग भी रात में जुड़ते थे. हाँ, yes. We have had international participants. 2 o'clock in the morning their time, 11 o'clock in the morning India. 2 o'clock. Imagine. Why is he joining at 2 o'clock in the morning? He finds a positiveness in the movement. Everybody wants positiveness, including all of you, my friends. So give it a huge connectivity with the citizens. जितना connectivity देंगे, उतना लोग जुड़ेंगे. And you must build an institution. It cannot be a single man driven activity. There has to be an institution. Need not be in today's world brick and mortar. बिल्डिंग बनाना जरूरी नहीं है आज के दिन में बिल्डिंग बनाना जरूरी नहीं है. हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, which is cost effective,
which is friendly, which is transparent, and it is accountable. Today, the technology has made everything so much possible, which we used to think impossible. That at 2 o'clock in the morning, a person from US, from San Francisco, is joining a conversation in India. A person in London in the evening at 10 o'clock is joining our conversation in India. So it can go global. You don't have to worry about it. And I'm sure, we have started a good kind of family. Everybody is here today. All my family members are here. I'm so happy to have them. And जिसको हम देखते हैं, देखिए क्या मुस्कुराहट, that wow feeling. Wow, मजा आ गया, that kind of a thing. So my friends, any question you have got inside you ask whatever you want to ask, but be part of this movement. Take it forward. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने अपने अंदाज में ही उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया है और निश्चित आरजेएस पीछे नहीं रहेंगे। घोषणा मुझे लगता है कि शायद 6 अगस्त के लिए आपने रखा हुआ है। 6 अगस्त को कोई ना कोई दिशा देंगे, कोई ना कोई जिम्मेदारी देंगे, कोई ना कोई हम लोगों को उत्तरदायित्व देंगे और हम लोगों की टीम तैयार है मेरे ख्याल से। क्यों प्रखर जी? प्रखर जी हैं, प्रांजल जो है वो पुस्तक वितरण प्रभारी हैं, जो 10:30 बजे बुला रहे हैं कि जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई है किताब की, और बहुत सारी किताबें जो हैं उसकी एडवांस बुकिंग आरजेएस ने करा ली है। लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं मतलब हम सभी ने मिलकर किया कि हम लोग 8 सालों तक कोई भी आओ कोई भी जाओ हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दिया गया कि वही आए जो इस आंदोलन के आदमी बने। इसीलिए पैनल में लेने का एक बहुत, आज भी पत्रकारों से ये अभी चर्चा शुरू हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से हम चाहेंगे वोट ऑफ थैंक्स जो है वो अशोक कुमार ठाकुर जी कर दें, क्योंकि हम लोग आगे आप लोगों से जो डिस्कशन के लिए बुलाया गया है, जो सेमिनार है वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है, उसी पे आधारित, लेकिन सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत को टच देते हुए कि आखिर सकारात्मक पत्रकारिता से क्या भारत निर्माण हो सकता है या वैसे ही एक चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए इंटरेक्शन में शामिल करेंगे। मैं चाहूँगा कि अशोक कुमार ठाकुर जी इसका क्लोजिंग कर दें, समापन कर दें। आज के को ऑर्गेनाइजर अशोक कुमार ठाकुर जी हैं। मुनि इंटरनेशनल स्कूल से हम लोगों का रिश्ता, देखिए गुरुकुल में जब भी हमने बुलाया, हमने 7 साल कोई ड्यूटी नहीं करी, एवरी संडे, और मेरी बिटिया भी आती थी और मेरे बच्चे भी आते थे, लड़का भी आता था लड़की भी आती थी, 2 ही हमारे हैं, और दोनों उस गुरुकुल में आते थे। उस गुरुकुल में 7 महीने तक एवरी संडे वो चला। अशोक कुमार ठाकुर जी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और भी लोग थे, डांस के भी टीचर, हस्बैंड वाइफ आते थे। एक बच्चों के लिए वैसे ही शुरू किया, 60 बच्चे थे, जिसको हम लोगों ने एलटीजी में लेकर आए। और वहाँ पर आनंद कुमार जो सुपर 30 फिल्म बनी थी, संस्थापक, आईआईटी करा देते हैं, 450 बच्चों को, गरीब बच्चों को आईआईटी जो कराए, वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुनि इंटरनेशनल स्कूल से फिर रिश्ता बन गया, और आनंद कुमार जी से मतलब एक हम लोग, आनंद कुमार एक बिग नेम है, ऋतिक रोशन ने फिल्म में काम किया था, अगर आप सुपर 30, वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे तमाम लोग हैं, उसके चर्चा करने का विषय नहीं है कि कितने बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सभी बराबर हैं। सभी पत्रकार जो आज आए हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़ लेटर में दर्ज हो गए। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरह से ग्रुप में अपना फ़ोटो ज़रूर भेज दें। हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक आपके आने का संदेश न पहुँचे। ये हमारा है। तो अशोक कुमार ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि अशोक कुमार ठाकुर जी आप यहाँ आकर आप वोट ऑफ थैंक्स करें, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको पत्रकारों को ये कर दें, और उसके बाद हम लोग पत्रकारों से इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, जो हम लोगों का वेबिनार का भी विषय रहा है। नहीं खड़े नहीं सकते, आइए प्लीज कम। सभी आमंत्रित साथियों को और इस आरजेएस की मुहिम को उसकी दिशा देने में सहयोग करने वाले साथियों को, मैं एक का नाम लूं, 2 का नाम लूं तो कोई छूट जाए, छूटना तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो दी गई है
वोट ऑफ थैंक्स की क्लोजिंग करूं, मैं क्लोजिंग नहीं, इसको अनंत के लिए ओपन कर रहा हूं। वेरी गुड, वेल सेड। सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स कर रहा हूं कि जो लोगों ने इस सफर में आज तक साथ दिया, उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने साथी आज यहाँ हैं, आप लोग इस अभियान के सकारात्मक सोच के इस अमृतकाल की एक बड़ी नींव के पत्थर साबित होंगे। ये दुनिया, जिस तरह अभी बिजोन मिश्रा जी ने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये दुनिया इस बात को याद करेगी कि उस भारत से जो विश्व गुरु की श्रृंखला में था, एक बात फूटी, एक बात निकली, आओ सकारात्मक सोच पे काम करें। और वो बात बढ़ते बढ़ते दुनिया में रिवॉल्यूशन की तरह चली गई, क्योंकि आदमी में बदलाव, मैं भी सुन रहा था कि सामान और सम्मान, वैसे आज तो सामान से ही सम्मान था, मगर अब सकारात्मक सोच से भी सम्मान है, ये तय है। दोस्तों, आदमी सोच से ही बदलता है, नहीं तो उंगली माल डाकू जैसा आदमी जिसको सब लोगों ने समझाया और एक आदमी ने इतना ही तो बोला, मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा, और एक डाकू महर्षि बन जाता है। करेक्ट। दोस्तों, मन्ना जी जो आपने अभियान किया, क्योंकि मैं बहुत शुरुआती दौर का उनका साथी हूँ, मंदिर में हम पढ़ाया करते थे। मतलब आप सोचिए, हमें कहीं जगह नहीं मिली तो हमने एक मंदिर के प्रांगण को लिया नजफगढ़ में, वहाँ हम 50-60 बच्चों को पढ़ाया करते संडे। मैं आके, क्योंकि मैं तो शिक्षा का आदमी हूँ, शिक्षा ही जानता था, तो मेरी आहुति यज्ञ में शिक्षा की थी। तो आप सभी पत्रकारों का, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो किसी को भी अंजाम तक पहुंचा सकने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, ये आप ही लोग हैं जो शब्दों की आहुति और शब्दों का डिजाइन बनाएंगे और कुछ चीज़ें बनेंगी। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि सभी साथियों को कि अपनी आहुति पूरी क्षमता से दें, कुछ बड़ा निर्माण होने वाला है, ये तो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए। बहुत अच्छा। हम खुद ही जहाँ खड़े हो जाते हैं, माइक वहीं पे आ जाता है। हम इसको नए आयाम में रिहर्सल है कि 6 अगस्त का रिहर्सल हो रहा है, क्योंकि हाँ, और जिन लोगों ने जूस पी लिया है, क्योंकि चाय भी है, जूस पहले इसलिए चला दिया गया, गर्मी में आ रहे हैं, जूस पी लीजिए, सब लोग पी लीजिए, क्योंकि अभी नाश्ता जो है आपको यहीं पे सर्व किया जाएगा। अब जूस निकलने वाला है। पी लीजिए जल्दी से। पी लीजिए जल्दी, पी लीजिए। उदय मन्ना जी स्पीड, without speed you can't make profit, so he's a man with speed. Correct. चलिए शुरू कीजिए, हम पे 1 बजे निकलना है उदय मन्ना जी। तो अभी धन्यवाद हो गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, अब क्वेश्चंस। लेकिन अब क्वेश्चंस जो हैं वो फायर ब्रांड क्वेश्चन होगा। हाँ, क्योंकि कल प्रखर जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे मेरी चर्चा हुई थी रात को। वेरी गुड। मैंने कह दिया कि बिजोन मिश्रा जी चाहते हैं कि बिंदास क्वेश्चन आए, कोई चुनाव ना हो, और वो सवाल आए जो सरकार तक भी पहुंचे। हालांकि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोगों ने जंतर मंतर पे न जाने कितने धरने और खुली चर्चा आईटीओ पे की है। वेरी नाइस। तो हम लोग अब बिंदास आरजेएस पॉजिटिव मीडिया चूंकि आ रहा है, तो आंख में आंख डालकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारतीयों के लिए सपना है, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, करेक्ट, उन्होंने कहा कि हर भारतीय आंख में आंख मिलाकर बातचीत करे। करेक्ट। तो हमारे पत्रकारों के पास आज बातचीत करने का एक मौका 8वीं वर्षगांठ पे दिया जा रहा है कि आप सकारात्मक भारत उदय आंदोलन में, जिसमें कि शिरकत करने के लिए पटना से मुन्नी कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं, दिलीप वर्मा मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, प्रफुल्ल पांडे जी नोएडा से, और तमाम लोग आए हुए हैं। वेरी गुड। खुली चर्चा, एक ऐसी चर्चा जो देश को दिशा दे और पत्रकारिता को दिशा दे। सकारात्मक पत्रकारिता क्या भारत निर्माण कर सकता है? क्या दिक्कतें आती हैं?
हम लोगों ने मारवा स्टूडियो में उसका एक अंक किया था, एक अंक हम लोगों ने संदीप मारवा जी के साथ किया था, और अब जो है दूसरा अंक है। तो मैं क्यों ना यहीं से शुरू कर देता हूँ। ये माइक को थोड़ा सा हेलो। हाँ, तो एनीबडी कैन आस्क, एनीबडी कैन आस्क, लेकिन विजय शर्मा जी हमारे गेस्ट हैं। आज विजय शर्मा जी को विशेष तौर पे बुलाया गया है, और ओंकारेश्वर पांडे जी को भी बुलाया गया है, और अरविंद कुमार सिंह जी को भी बुलाया कुछ गया है। डिजाइन है जरूर। तो हाँ, तो नहीं, विजय शर्मा जी ने ही पत्रकारों को प्रेरित करने का संदेश दिया, जिसे आरजेएस ने adopt अब किया। हम लोग को प्रश्न पूछना पड़ेगा। जी, विजय शर्मा जी, और लगातार आप सांध्य वीर अर्जुन की खबर, जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, वेरी गुड। अगर कोई भारत में कोई ऐसा अखबार लगातार निरंतर खबर दिया है तो सांध्य वीर अर्जुन और संज्ञान दृष्टि। वेरी गुड, वेरी गुड, समाचार निर्देश, एक्सीलेंट। समाचार निर्देश जिन्होंने लगातार खबर दी है, मतलब मैं भेज देता था और अगले दिन जो है देख लेता था। वाह, ये है सकारात्मक व्यक्तित्व और सकारात्मक पत्रकारिता। फैंटास्टिक। तो विजय शर्मा जी, इसलिए आपका आरजेएस में और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन में बैठी आराम से। सब लोग कहें, मैं आपको कोई- अरे नहीं ठीक बैठिए, है। प्लीज 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 आराम से बैठिए। सम्मान के योग से आज जितने भी सकारात्मक सोच के साथ आज यहाँ सब आए हैं, मुझे भी लगा कि मेरा एक सपना साकार हुआ। 30 मई 2012 को एक छोटे से नामदल सकरावती में मन्ना जी ने आदेश किया था कि आपको आना है। मेरा इवनिंग का न्यूज़पेपर है, सांध्य का न्यूज़पेपर है, तो मेरे पास व्यस्तता ये रहती है कि 7:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है और 1 बजे हमें उसका संपर्क करके फिर कहीं जाना होता है। लेकिन जब मन्ना जी का आदेश हुआ तो हमने सारी टीम को अपने 4:30 बजे बुलाया और 9:30 बजे तक हमने काम कंप्लीट करके नकली सकरावती में जहाँ कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई को हुई थी, हिंदी पत्रकारिता दिवस का 2017 में हमने वहां से शुरुआत की। फैंटास्टिक। मेरा विषय सिर्फ उसमें यही था कि मन्ना जी, आज के इस भंवर के अंदर पत्रकार की कलम से 90% जहर उगला जाता है, करेक्ट। 10% हम सकारात्मक सोच के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा अभियान चला जाए कि मेरा देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, तो पत्रकारिता के युग में सकारात्मक सोच का उदय हो गया। चूंकि उदय मन्ना जी का नाम ही उदय था, तो उन्होंने उसी समय लेकर के और हम लोगों ने एक मिशन बनाया कि हम सकारात्मक सोच को लेकर के काम करें। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 6 वर्ष के अंदर हम 40% सकारात्मक सोच पर आ गए और एक मंथन के तौर पर जहां हमें 90% जगह मिलता था उसको पलट करके हम 60 पे ले आए और 40% में आगे बढ़ गए। अभी 60% और बढ़ने की जरूरत है, उसी दिशा में लग रहे हैं। मेरा भी एक मिशन है। मैं एक न्यूज एडिटर की पोस्ट पे हूँ। आपको सबको पता है पत्रकारिता में कि न्यूज एडिटर की पोस्ट कैसी होती है, लेकिन मैंने अपने संस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जाए, अगर मैं खाना भी खाता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, पता नहीं किस उद्देश्य से आया हो। करेक्ट। क्योंकि सकारात्मक जब भी आप कर सकते हैं कि जब आप सब कुछ भूल के जमीन से जुड़ करके काम करेंगे। मैंने शुरुआत वहां से की। आज भी मन्ना जी को पता है कि मैं एक ऐसा कार्य करता हूं जो पूरे देश ही नहीं विश्व से जिन लोगों की अस्थियां शमशानों में रह जाती हैं उनको एकत्रित करके लाता हूं, और ये विषय अभी चल रहा है। पिछले 21 वर्ष से मैं इस काम को कर रहा हूं, मेरी टीम कर रही है। 1,55,216 लोगों की अस्थियां हम लोग प्रवाह कर चुके हैं, मां गंगा में मोक्ष दिलवा चुके हैं। एक सकारात्मक सोच के, सकारात्मक, किसी में कोई भेदभाव नहीं, सारा मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो उसका मोक्ष कराना हमारा दायित्व है। अभी भी मैं हिमाचल के दौरे पे था क्योंकि वहां बाढ़ आई है तो काफी लोगों की क्षति हुई है। तो मन्ना जी का एक निवेदन था कि 4 और 6, मैं कल ही रात वापस आया 4 का आज अटेंड करने। मेरे परिवार बड़ा खुश है कि मन्ना जी को दुआएं दे रहा है कि आप आ गए तो 5 को भी आप हमारे साथ रह जाओगे और 6 को कार्यक्रम अटेंड करके फिर मैं निकलूंगा राजस्थान। मैं सिर्फ आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा, आप इतना हैदराबाद से आए, बिहार से आए, मन्ना जी जब यात्राएं लेके चलते हैं तो मुझे यहाँ संदेश मिलता रहता है और मैं अपने समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश को उसको देता रहता हूँ।
मुझे गर्व इस बात का है कि जैसे अभी साहब ने बताया 1919 में हमारा डेली प्रताप अखबार शुरू हुआ अंग्रेजों के समय से, और आज भी प्रताप भवन प्रताप अखबार के नाम से। मुझे गर्व इस बात का है कि उस डेली प्रताप के अंदर 1926 से 11 महीने के लिए सरदार भगत सिंह ने काम किया, सकारात्मक सोच के साथ काम किया। 1936 के अंदर रामानंद सागर जी ने 7 वर्ष काम किया डेली प्रताप के अंदर। जब आजादी मिली 1947 में तो वीर अर्जुन लॉन्च हुआ, और वीर अर्जुन के बाद 1950 से 1954 तक देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्य किया। आज मुझे गर्व इसी बात का है कि उसी सकारात्मक सोच को लेने के साथ हम लोग चले हैं। और एक विडंबना और आई, उसका भी मैं जिक्र कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो विश्वमन होता है, सरकारें अपना काम करती है, वो हमारे मीडिया संस्थान को भी अपने चंगुल में लेकर काम करती है। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, ऐड देंगे, खबर जैसे हम चाहते हैं वैसे खबर। हमारे बॉस को भी बुलाया गया, हमारे मालिक अनिल नरेंद्र जी को भी बुलाया गया, और वहां ये चर्चा हुई कि टिक फॉर टैट, ऐड देंगे, खबर चलेगी। लेकिन 1919 से चलने वाला अखबार का मालिक वो झुका नहीं। आज 10 साल हो गए, हमें ना सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ना दिल्ली गवर्नमेंट से एक भी ऐड नहीं मिलता। हम लगातार पत्रकारिता करते आ रहे, तो मुझे इस बात का गर्व है। आज मैं थोड़ा सा इतना ही रोकूंगा क्योंकि मुझे अभी एक जगह और निकलना है, मन्ना जी का आदेश था। क्योंकि जिस समय आरजेएस का कोई कार्यक्रम होता है तो सूचना मिलती है, और मैं नहीं आ पाता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद परिवार का कोई अंग मेरा कमजोर हो गया कि मैं आज अटेंड नहीं कर पाया। आज मैं इसी में आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार हमारे जो जितने पत्रकार साथी हैं, कहीं भूलवश अगर मैंने कुछ बोल दिया हो ज्यादा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और 60% के साथ अब 0% पे पूरी सकारात्मक हमें भारत को बनाना है। इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल विजय शर्मा जी से जब भी बात होती है और वो कहते हैं कि इसको अपना मान लिया, बातचीत से ही आपको लगा कि इस तरह के आंदोलन को इन्होंने अपना मान लिया। हमारे गेस्ट फ्लोर ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थपलियाल जी हमारे गेस्ट हैं, आज के गेस्ट स्पीकर हैं, और इनके साथ भी हमारा एक अनुभव रहा है आकाशवाणी में काम करने का। कभी भी मैंने इनको नहीं देखा कि ये बॉस की तरह व्यवहार करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते थे। और इन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं इनके पैमाने पे और इनके समय में एक गर्व की बात थी कि आकाशवाणी ने जंतर मंतर की आवाज देश भर में पहुंचाई। ये आकाशवाणी के अंदर जंतर मंतर पे जो होता था, आप जानते हैं कि लेकिन आपको ये क्रेडिट है कि जंतर मंतर की आवाज को आपने पहुंचाने का एक परमिशन दिया था, तो मुझे काफी आपको बताते हुए आनंद हो रहा है। क्विज और इनाम भी थपलियाल जी ने किया है आरजेएस का। सम्मानित आरजेएस मंच और मेरे पत्रकार मित्रों, अपने ही घर में हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम औपचारिकता की बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। विजय जी ने तो मेरे मन की बात यही है, और मैं इस बात को इस रूप में देखता हूँ कि भारत का एक दृष्टिकोण है, अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो फिर हम किसी के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। और देखिए, जब भी हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा अहित होगा, क्योंकि जब हम गलत सोचेंगे हमारी धारणा गलत बनेगी, हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा, और क्रोध जो है उन सब व्याधियों का जड़ है जो कि मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। आप लोगों ने गीता का स्टेज पढ़ा होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ऐसा बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, है ना, आपने सुना है। मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ कि जो जीव है ना, ये जीवन में सबसे पहले आती है, दांतों से पहले आती है। ये बहुत सॉफ्ट होती है और दांत बाद में आते हैं, कठोर होते हैं, जल्दी चले जाते हैं। प्रकृति भी कठोर को जो है स्वीकार नहीं करती है, तो हम जो है क्यों कठोर बने। तो हम केवल यही नहीं, क्योंकि मैं
जब से जो है 2008 से शायद मैं जुड़ा हूँ बंदा जी के साथ में इस प्रोग्राम में, तो जो बेसिक चीजें थी हमने उस दौर में बहुत सारी की कि सकारात्मकता क्या है, किसको हम माने तो किसको न माने। मैं ये कहता हूँ कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में सकारात्मकता ये है कि कोई एक घटना है, उस घटना को हम किस एंगल से देख रहे हैं, क्या उसके पीछे हमारा हृदय जो है द्रवित हुआ है या हम आह्लादित हुए हैं। न्यूज आइटम मिल गया, स्टोरी बन गई, वो क्या नाम है वो जो यहाँ पर सचिन और कौन वो लड़की जो सीमा है। अब आप बताइए, इस मीडिया के पास कुछ काम ही नहीं है, ये हर दिन सुबह सोचते हैं कि कुछ ऐसा तमाशा हो जाए जो दिन भर चबाने का एक जो है मसला बन जाए। भाई साहब, व्यक्ति की गरिमा नहीं है क्या? घटनाएं होती है, अरे प्यार मोहब्बत है, होता है भाई, हो जाता है। अब उसको जब बेचारा वो मजदूर आदमी था, उसके घर में रोज सुबह सुबह माइक लेकर के पहुंच जाते हैं। अब वो बेचारा जो काम पर जाता है उसकी रोजी रोटी गई, वो जो है भीख मांगने की उस पे हाथ भैया ऐसा क्यों कर? अरे बाढ़ आई है तो बाढ़ आई है तो ये तो हमको मालूम है कि भारत में बारिश होती है तो जैसे आती है, अब लोग अब उसके अभ्यस्त भी हैं उन चीजों से निकलने, लेकिन वह बाढ़ आ जाए तो हम उसका दृश्य अवलोकन करेंगे, कहीं कहीं से दूर से देखेंगे फलां जगह पर है तो भाई उसे पानी के अंदर जा करके माइक लेकर के जाने की क्या आप बताइए, जो है कोई ये सकारात्मकता है क्या? भाई आप जो है घटना को दीजिए ना कि ऐसे हुआ, यहाँ इतने जानवर फंसे हुए हैं, इतने लोगों को वहाँ फूड नहीं मिल रहा, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो दीजिए ना। और आप मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा है? बोलने बंद। अब आप कहीं इनकी तंगी तो देखिए, वो ये क्या करते हैं कि शाम को इनका ज्यादातर मजमा रहता है। अच्छा, शो का मतलब ही तमाशा, न्यूज शो, तो न्यूज तो है ही नहीं, शो है। अब शो तो तब तक बन नहीं सकता जब तक तमाशा न हो। तो उस तमाशे के लिए क्या करेंगे कि दो विरोधी ध्रुव के लोगों को बुलाएंगे, जो वैचारिक दो विरोधी ध्रुव हैं उनको बुलाएंगे और उनको सांडों की तरह लड़ाएंगे। अब वो जो है सांडों की तरह जब, अच्छा उसमें क्या जूते भी चलते हैं, अरे भाई उसको कट तो कर सकते हो ना। भाई मैं मीडिया में रहा हूँ, हम ये करते हैं भी कहीं पर कुछ अगर ऐसे उसको एडिट कर देते हैं, अगर लाइव वाले प्रोग्राम में कुछ जा रहा है तो वहां उसको डिलीट करके हम अपने आप उसको कमेंट्री देते हैं और उस बात को पूरा करते हैं, लेकिन नहीं। तो मेरा यह कहना जो कि देदेवार साहब और आप सभी लोगों ने जो है जो बात कही है, मुझे लगता है कि जो है ना कि हमें जो है ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिए कि हम जो है आदमी के दुख दर्द और उसके जो है मर्म को समझ सकें। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। और नहीं तो आप ये देखिए जो सोशल मीडिया में जो आ रहा है, आप जो है वीडियोस को देखेंगे, ऊपर कैप्शन तो कुछ और होता है और अंदर वो समाचार ही नहीं होता है। मतलब कितनी गंद मचा रखी है कि साहब ऊपर तो, और वो लड़की जो है पाकिस्तान गई और उसके आगे एक चिन्ह लगा देंगे, तो आज सोचे ये समाचार इसमें होगा। अब वो जो पाकिस्तान गई उसने दस्तखत किए, अरे किए तो किए भाई, जो है तुझे समाचार उतना ही होना चाहिए जितना सम आचार, जो आचार जो संवाद जो है सम्यक रूप से देने लायक है वो समाचार है। तो मुझे लगता है कि हम पत्रकार बंधुओं को अपने जीवन में थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है, लेकिन वो भी क्या करें, उनकी भी समस्या है। पहले तो है जो समाचार होते थे एक व्यवस्था उनको देखती थी, अब मालिक स्वयं जो है उसके वो हो गए हैं, सब कुछ इंचार्ज हो गए हैं, तो अब जो है बड़ी मुश्किल से, और कोरोना काल में जो लोग निकले हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, है ना, अब उनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम जो है ऐसी पत्रकारिता करें जो कि समाज में चलने लायक, समाज को जो है दिशा देने लायक हो और समाज में सद्भाव कायम करने के योग्य हो। ये नहीं कि मुंह में कुछ हो रहा है और जबरदस्ती की न्यूज बनाई जा रही है। भाई क्यों जो है आग लगाए जा रहे, जहाँ हुई घटना हुई, गवर्नमेंट काम करेगी, कर रही है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके तो मुझे लगता है कि ये हमारा दायित्व होना चाहिए। मुझे लगता है
मतलब कि अभी Very good. ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। सर आपने इतना हंसा दिया, एक मुस्कान के साथ खुश रखेंगे क्या था कि? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभियान चला था, उसका नाम बताइए। कितना नंबर? 9254 कोई गाड़ी है तो कृपया उसको साइड में कर लें। 9254 गाड़ी यहाँ की नहीं है। 9254 गाड़ी यहाँ की नहीं है। मन्ना जी पॉजिटिव एनर्जी के लिए हाँ सर, सवाल वो था कि कौन सा अभियान चला था, जैसे सोम का स्वामी अभियान चला था, मुस्कान वाला कौन सा? मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रहेंगे। यस यस, देखिए इतने लोगों में से एक आदमी को पता है। प्रांजल वेबिनार में जुड़ते हैं 15 मिनट। मुस्कान के साथ खुश रहेंगे खुश रखेंगे, ये हम लोगों ने अभियान चलाया था और चला, उस पर वीडियो बनी, दूर दूर की महिलाएं, उन राज्यों की महिलाओं ने उस पर भेजा वीडियो। लेकिन जब हास्य गुरु जो कि पूरे 120 कंट्री में चल रहा है, जो हास्य योग आप लोग देखते हैं, उस शख्सियत का नाम है जो मीडिया को भी नहीं पता होता है। आरजेएस पीडीएस की जरूरत है क्यों? इसीलिए जरूरत है, इसीलिए जो है अशोक कुमार मलिक जी मेहनत कर रहे हैं उस पर कि आरजेएस पीडीएस ऐसे ऐसे लोगों को, मिनट मैन ऑफ इंडिया, हमें स्टार किसको बनाना है? आरजेएस स्टार की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने आरजेएस स्टार अवार्ड जो है, आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड ही यहाँ पे मौजूद हैं, और भी लोग हैं। आरजेएस स्टार अवार्ड, डोगरा जी को भी अवार्ड, डोगरा जी उसको अवार्ड मिला है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा कि सकारात्मक व्यक्तित्व की कमी नहीं है देश में। आरजेएस से जुड़े हुए और जो मार्गदर्शन देते हुए, हर पॉइंट पे कोई कमी होती है उसको बताते हुए, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई, राष्ट्रीय सहारा के पूर्व संपादक और इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट के सीईओ, एडिटर इन चीफ, जो हम लोगों के आज माननीय मतलब पत्रकारों में सबसे ऊंचा स्थान हम लोगों ने आज दिया है, क्योंकि हम सुनने के लिए बुलाए हैं। क्योंकि इन्होंने सकारात्मक भारत आंदोलन को देखते हुए मुझसे एक बार कहा कि मन्ना जी, कभी आपने अपना इवैल्यूएशन किया? कभी इवैल्यूएशन नोटों की गड्डियों में किया कि आप जो इतनी मेहनत करते हैं उन चीजों का आपको रिटर्न क्या मिला है? कभी आप सोचिएगा। तो खैर वो तो बात रह गई, क्योंकि देश सेवा और राष्ट्र प्रथम, ये तो भगत सिंह से कहा जाए तो हम लोगों को प्रेरित कौन करता है? श्रद्धांजलि, आप मतलब जिस संगति में जैसी संगति वैसा ही तो हो जाता है। तो हम लोग तो उनको श्रद्धांजलि देते देते खुद ही जो है अब देश के लिए जो है जुझारू हो गए। अब डेली प्रसारण, हमारे एडवाइजर कहते हैं कैसे करेंगे डेली प्रसारण, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, है ना? 2047 तक, लोग अचंभा है कि 2047 तक आप हर रविवार वेबिनार कैसे करेंगे? लेकिन करेंगे। आरजेएस फैमिली ने ठाना है, क्योंकि भारत को सकारात्मक बनाना है। तो एक मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया है ओंकारेश्वर पांडे, बिग नेम है, जिनकी आवाज, जिनकी पर्सनालिटी को देखते ही सकारात्मकता अपने आप आ जाती है कि अगर पत्रकार कोई हो बनना चाहे तो ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करने से भी पत्रकारिता जो है वो एक नया आयाम ले लेती है। मैं ओंकारेश्वर पांडे जी को सादर आमंत्रित करूंगा और माइक्रोफोन वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे आ जाते हैं। नहीं वो ठीक है। हेलो। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद उदय मन्ना जी, आपने थोड़ा ज़्यादा ही परिचय करा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। हम आप ही जैसे लोगों में से एक सामान्य पत्रकार की तरह हैं, और जैसा एक संघर्षशील सामान्य पत्रकार को होना चाहिए। आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक पत्रकारिता का, और मैं आरजेएस मीडिया का इस मामले में धन्यवाद और वो बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर लगातार जो है चर्चाएं रखी हैं और एक आंदोलन की तरह इसको खड़ा किया है कि देश में सकारात्मक पत्रकारिता हो। सकारात्मकता हमारे जीवन से ही जो है वो गायब हो रही है, हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, और जब जीवन में नकारात्मकता
नकारात्मकता आती है तो वो पत्रकारिता में भी नजर आने लगती है, लेकिन पत्रकारिता का नकारात्मक होना समाज पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए पत्रकारिता में सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन सकारात्मकता है क्या? क्या सकारात्मकता ये है कि हम किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी सरकार का ढोल पीटें? सकारात्मकता उसको भी कह सकते हैं आप, लेकिन दरअसल सकारात्मक तो वो होगा, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं होगी। तो पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी है कि हम पत्रकारिता के उसूलों को जानें और समझें। आज जो हमारे पहले पूर्व के वक्ता जो बता रहे थे विस्तार से, मैं उनकी काफी बातों से एग्री करता हूं कि पत्रकारिता आज एक नौटंकी बन गया है, एक तमाशा बन गया है, एक स्टंट का खेल बन गया है। फिल्मों में जैसे स्टंट डालते थे, और ये तब से हुआ है जब से टेलीविजन मीडिया आया। 1990 के दौर के बाद टेलीविजन मीडिया का जो प्रादुर्भाव हुआ, उससे पहले भी न्यू दिल्ली टाइम्स टाइप के अखबार हुआ करते थे जो थोड़ा स्टंट रूपी चीजें लगाते थे, या फिर सांध्य दैनिक हुआ करते थे जो कहते थे अमिताभ को छुरा लगा, अमिताभ को छुरा लगा। जब आप खोल के पढ़ते थे तो नीचे दिखता था कि अमिताभ बनर्जी को छुरा लगा या अमिताभ प्रसाद को छुरा लगा, और लोग उस दिन तो अखबार खरीद ही लेते थे फटाफट कि अमिताभ बच्चन को छुरा लग गया, क्योंकि अमिताभ से मतलब अमिताभ बच्चन ही होता था। कुछ नाम ऐसे हैं, अब जैसे एक नाम को लेके बड़ा विवाद चल रहा है, केस मुकदमा क्या होगा उसका अलग बात है, लेकिन मोदी, ठीक है मोदी नाम ले लिया आपने, अब मोदी, वो मोदी की, ये मोदी की, जाति मोदी की, कौन सा मोदी, तो विवाद खड़ा करने के लिए ये काफी है। पत्रकारिता इस तरह से नहीं होती है। पत्रकारिता एक बहुत ही गंभीर पेशा है। हमारे पूर्ववर्ती पत्रकारों ने इसको समाज को सुधारने का, देश को आजादी दिलाने का एक ऐसा हथियार बनाया जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत को भी झुकना पड़ा। और बहुत इंटरेस्टिंगली इसकी शुरुआत एक अंग्रेजी पत्रकार ने ही की, एक अंग्रेजी व्यक्ति ने ही की। जॉन हिकी ने, जब उसने अंग्रेजी हुकूमत मिशनरीज के खिलाफ लिखना शुरू किया, तब से आप देखेंगे तो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ उनकी कमियों को उजागर करने वाला एक साधन जैसा है। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं है, समूची दुनिया में पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता क्या पंफलेट लिखना है? पत्रकारिता क्या किसी का चारण गायन करना है? नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता वह है जो सच से जुड़ी हुई हो। अगर हम सच लिख रहे हैं, सच पर कायम हैं, तो वह सकारात्मक है। अगर हम उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, अगर हम उसको तमाशा बनाते हैं, अगर हम उसको झूठ के करीब ले जाते हैं, बिना तथ्यों के अनर्गल तरीके से या किसी भी वाद उससे प्रभावित होकर हम लिखते हैं कि हमें तो फलां का विरोध करना है और फलां का सपोर्ट करना है, तो हमारे अंदर एक वाद चल रहा है, हमारे अंदर एक पक्ष चल रहा है, और जब हम उस नजरिए से, उस चश्मे से देखना शुरू करते हैं तो पत्रकारिता सकारात्मक नहीं रह जाती। फिर हम कहीं ना कहीं समाज को, राष्ट्र को अंधेरे में रखते हैं। कोई ना कोई चीज छुपा रहे होते हैं और कोई ना कोई चीज खामखा उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे होते हैं। आज बाजारवाद हावी है सभी चीजों पे, पत्रकारिता पर भी, और उसी का नतीजा है कि चैनल को हिट करने के लिए पानी में डूब के खबरें रिपोर्टिंग करनी, दिखानी पड़ती है, ओरिजिनल नहीं है। पहले होता था, लोगों ने ऐसे किए हैं कि भाई दंगा क्षेत्र में गए हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटेड नहीं होता था, वास्तव में वहां होते थे। युद्ध क्षेत्र में है, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो फैक्चुअल होता था। यहाँ हम फंस गए हैं यहाँ पर, और वो कर रहे हैं, लेकिन हमने सीन क्रिएट किया हो, हमने तैयारी की हो, ड्रेस पहना हो कि हमें यहीं पे पानी में उतरना है और इतना झुकना है और कैमरे को दिखाना है कि हम पानी में डूब रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं। और दरअसल इसी वजह से पत्रकारिता पर आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। आज भी प्रिंट मीडिया में बहुत गंभीर पत्रकारिता हो रही है। ये अलग बात है कि उसमें भी पत्रकारिता का जो तेवर है वो कमजोर पड़ा है।
पत्रकारिता के जो उसूल हैं उसके मुताबिक हम शायद उतना इन डेप्थ पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता यह भी है कि सरकार की चाहे व्यवस्था की अच्छी चीजों को बताएं, दिखाएं, अच्छी नीतियां जो जनता के काम की हो वो उसको बताएं, विस्तार से बताएं। और पत्रकारिता ये भी है कि अगर उसमें कोई खामी है तो उसको बताएं। दोनों चीजें आप दिखाएं। आज सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पत्रकारिता हो ही नहीं रही है। आप किसी भी मंत्रालय पे कोई इन डेप्थ रिपोर्ट आप नहीं देखते हैं। सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं, उस पर कोई रिपोर्ट आप नहीं देखते हैं। विस्तार से कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम क्या कर रहा है? इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इनको उनसे लड़वाना है और उनका बयान उनसे वो करवाना है। बस यही सब पत्रकारिता हो रही है। हल्की फुल्की पत्रकारिता, छिछले स्तर की पत्रकारिता जिसको हम कहते हैं। इन डेप्थ जर्नलिज्म का उदाहरण हाल में नजर नहीं आया। हालांकि वो पत्रकारिता नहीं है हिंडनबर्ग की, वो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर इन डेप्थ पत्रकारिता आप करते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है। सच हो या झूठ हो, अगर झूठ होगा तो अदालत में वो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन कलम में ताकत कितनी होती है कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक इतने बड़े एम्पायर को आधा कर सकती है। उसके पीछे अगर कोई मानसिकता है तो वो नकारात्मक है। अगर हिंडनबर्ग ने किसी से सुपारी लेके वो किया है वो नकारात्मक है, लेकिन अगर उसने तथ्यात्मक किया है जो समय पे उसका उजागर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की निगाहें उस पर हैं, एजेंसियों की निगाहें उस पर हैं। ताकत वहां होती है जहां आपके लिखने से कुछ सुधार आता है। सवाल यह है कि हम पत्रकारिता करते क्यों हैं? अगर सड़क अच्छी चल रही है, बिजली अच्छी है, आ रही है 24 घंटे, पानी अच्छा आ रहा है, तो क्या कभी हमने उस पर रिपोर्ट किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो काम है, वो होना है। हम तब लिखते हैं जब वहां पे 24 घंटे में 12 घंटे बिजली गायब है, तो लिखते हैं 12 घंटे से अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वहां बिजली होनी चाहिए और बिजली आ नहीं रही है। सड़क पर ट्रैफिक ठीक चल रहा है तो हम खबर नहीं बनाते। सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, 4 घंटे की जाम लगी, तो वो सब जगह अखबारों में और मीडिया में आता है कि 4 घंटे से वहां जाम लगी। तो हमें पत्रकारिता को यह समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता है क्या। उसमें अगर हम झूठ मिलाते हैं, उसमें अगर हम कोई मनगढ़ंत स्टोरी मिलाते हैं, उसमें अगर हम तमाशा बनाते हैं, तो हम पत्रकारिता को कलुषित करते हैं, कलंकित करते हैं, उसको तमाशा बना देते हैं। आज हमारे सामने चुनौती भी है, खतरा भी है कि पत्रकारिता में फेक न्यूज घुसता जा रहा है। और पत्रकारिता किसको कहें? मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया को, टेलीविजन मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, या ये सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया भी एक तरह की पत्रकारिता है, ये नागरिक पत्रकारिता है, सिटीजन जर्नलिज्म है। लेकिन इस सिटीजन जर्नलिज्म में हम कितनी दफा पत्रकारिता के बेसिक उसूलों का पालन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। खबर को बिना वेरीफाई किए हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ये सच है या झूठ है? वीडियो आया, मजा आया, देखा, अरे बड़ा शानदार है, मेरे मन के मुताबिक है, मेरे विचार के मुताबिक है, बढ़ा दो आगे। 50 व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं साहब, ये यहाँ का वीडियो नहीं तो वहां का वीडियो। मैंने कई अखबारों में काम किया। 83 से पत्रकारिता की शुरुआत बिहार के छोटे से शहर आरा से की थी, और तब भी हम लोग विषय को चुन के, देख के, और उस समय मीडिया के स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो जो मीडिया के पुरोधा हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताया करते थे कि देखो, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, दोनों पहलू को जाने बगैर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। और यही न्याय का उसूल है। अदालतों में भी दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। किसी भी जगह दोनों पक्ष को देखे बगैर एक तरफा अगर आपने कुछ लिख दिया तो वो एक पक्षीय पत्रकारिता है, सकारात्मक पत्रकारिता वह नहीं है। तो आपको काउंटर वर्जन लेना पड़ता है। कई बार हम लोगों को स्टोरी रोकनी पड़ती थी, यार इसमें काउंटर वर्जन नहीं, ये बंदा तो इतना कह रहा है, फैक्ट्स दिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो हमें स्टोरी रोक देनी पड़ती थी ये काउंटर वर्जन लेने के लिए।
आज क्या है, एक पक्ष ने कुछ कहा बस चला दो, दिखा दो, दूसरे पक्ष की सच्चाई क्या है ये पूछो भी मत, जानो भी मत। अगर वो दिखाए तो उल्टा उससे कह देने नहीं तुम्हारे, हम जज भी बन गए हैं। पत्रकार होने के अलावा आप टेलीविजन चैनलों के डिस्कशन में देखेंगे हमारे सवाल किस तरह के होते हैं, हम जज की भूमिका में वहां बैठ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता, सत्य पर आधारित पत्रकारिता हम नहीं करते, हम एजेंडा पत्रकारिता करते हैं। हमारा एजेंडा यह है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को डिमीन करना है तो डिमीन करते हैं, उठाना है तो उठाते हैं, उन्हीं के मुताबिक विषय तय करते हैं। आज इसका बड़ा संकट है और यह संकट लोकतंत्र के लिए है, यह संकट देश के लिए है। सरकारें, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सबका उद्देश्य एक होता है, समाज का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण। और अगर पत्रकारिता को कहीं रुकना होता है तो वहीं पे जहां समाज और राष्ट्र उससे विपरीत रूप में प्रभावित होता है। इसीलिए पहले जब दंगों की रिपोर्टिंग होती थी तो कहा जाता था कम्युनिटीज का नाम नहीं लेना है कि हिंदू मारा गया या मुसलमान मारा गया। आज हम धड़ल्ले से लिख देते हैं कि मुसलमान 4 लोग मारे गए या हिंदू मारे गए या हिंदुओं के घर जलाए गए या मुसलमानों के घर जलाए गए, लिख देते हैं, ये सोचे बगैर, ये जाने बगैर कि इसका इंपैक्ट कितना होता है। मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक समय था, पता नहीं कौन सा वाकया था, कुछ घटना हुई जहां खबर टेलीविजन पे ये चलने लगी कि असम से आ रही गाड़ी में बिहार के किसी इलाके में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किसी मामूली घटना को लेकर हुई, लड़कों में हुई होगी, किसी बात को हुई होगी, आपस में झगड़ा हुआ होगा, तो लड़कों ने पत्थर चला दिए उस ट्रेन पे और 2-4 लोग जो उसमें नॉर्थ ईस्ट से आने वाले थे वो घायल हो गए। अब पत्रकारिता को इस खबर को दबाना चाहिए था कि वो लड़के जो घायल हुए वो असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे या बिहार के थे, किसी और राज्य के थे, लेकिन उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने दिखाया। असर क्या हुआ, अगले 24 घंटे के अंदर में समूचा असम जल उठा, 73 से ज्यादा लोग मारे गए। आपने महाराष्ट्र की वो घटनाएं भी सुनी होंगी जब साधुओं को पीट पीट के मारा गया कि ये चोर हैं, पालघर की घटना। ऐसी अनेक घटनाएं आती रहती हैं जो हमारे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के कारण या जो चीजें हमें नहीं बताई जानी चाहिए उसको बता देने के कारण घट जाती हैं और उससे समाज का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। 26/11 के समय में मुंबई में जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय कोई जरूरत नहीं थी कि टेलीविजन उसको लाइव टेलीकास्ट करे कि किस समय क्या ऑपरेशन हो रहा है, किस समय पैराशूट उतर रहा है और किस समय एनएसजी के कमांडो घुस रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका टेलीविजन प्रसारण 65 देशों में दिखा जाता है। 65 कंट्रीज में बीम होता है जब आप अपलिंकिंग करते हैं तो ये आपको पता है। तो वहां दुश्मन भी बैठा, वो भी देख रहा है, अंदर जो बैठा आतंकवादी वो भी देख रहा है, लेकिन हम माइंडलेसली उसको दिखा रहे हैं। उसका नुकसान हुआ, राष्ट्र को, देश को नुकसान हुआ, समाज को उसका नुकसान हुआ। इसीलिए अब बहुत सारे मौकों पे आप देखेंगे कि पुलिस वाले, सिक्योरिटी एजेंसीज वाले आपको दूर कर देते हैं कि आप कवरेज के नजदीक नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। मैंने करगिल की खबर ब्रेक की थी, बाद में टेलीविजन के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट वहां गए, रात में उनको आर्मी के लोगों ने अपने साथ कैंपों में रखा कि आप लाइव कवरेज यहां से कर सकते हैं। मूर्खता ये कि रात के समय जब रूल ये है कि आप टॉर्च नहीं जलाएंगे, किसी तरह का लाइट नहीं जलाएंगे, तो वहां एक पत्रकार ने, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक जाने माने चैनल के टेलीविजन पत्रकार ने, बहुत मशहूर पत्रकार ने, अपना कैमरे का लाइट ऑन करके वहां चेक करना शुरू किया। दिस इज माइंडलेस। और इमीडिएट उधर से पाकिस्तान से बम्बार्डिंग हुई, 3-4 लोग हमारे मारे गए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां छुपानी पड़ती हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। जब बलात्कार होता है तो जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि एक बलात्कार तो उसके साथ व्यक्ति ने किया, दूसरा बलात्कार आप मीडिया के माध्यम से समाज का बलात्कार करवा रहे हैं, उसके पूरे परिवार का बलात्कार करवा रहे हैं।
यह सकारात्मक पत्रकारिता नहीं है, यह है नकारात्मक पत्रकारिता। तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का भेद समझना पड़ता है। अगर सकारात्मकता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मुद्दे में हो, राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, उसको दिखाना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। नकारात्मकता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सरकार में हो, यह आपका काम है, यह आपका धर्म है कि बताना चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आप निंदा नहीं कर सकते हैं, गलत चीजों पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ, भले उस पार्टी के साथ न्याय कर रहे हो, आप समाज और देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं 3.5 करोड़ का मुकदमा झेल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी असम में, 400 करोड़ का घोटाला, और उस व्यक्ति के खिलाफ लिखना पड़ा जिसके साथ हम लोग रात को 12 बजे चाय पिया करते थे। असम के मुख्यमंत्री अक्सर रात में ही पत्रकारों से मिलते थे, वरिष्ठ पत्रकारों से। तो हम लोगों को काम खत्म करके 12 बजे रात जाना क्यों है? क्योंकि वहां खबर मिलती है। भाई मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री बताएगा क्या योजना है, उसका हर बयान जो है खबर है। तो वरिष्ठ पत्रकार वहां जाया करते थे, और वो इतना श्रूड था कि वो रात को खबरों का, अखबारों का एडिशन मंगाया करता था। और ऐसा बहुत से मुख्यमंत्री करते हैं, रात को उनके डाक एडिशन उनके पास, उनके टेबल पे होते हैं, और उनको अगर बहुत कोई डेरोगेटरी खबर, अपमानजनक खबर, या कोई ऐसी खतरनाक खबर जिससे उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, तो उसको फोन करके मालिकों को मॉर्निंग एडिशन से निकलवा देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे साहब क्या लिख दिया आपने, इसको देखिए, इसको थोड़ा संभालिए। तो अचानक पता चला कि वो डाक संस्करण में, जिलों में तो वो खबर चली गई, सिटी एडिशन में वहां फोटो चिपका हुआ है, क्योंकि उतनी जगह खबर बनाई नहीं जा सकती। ये सारे खेल चलते हैं। आपका एडवर्टीजमेंट रोक दिया जाएगा, आपके नियम कानून ऐसे बना दिए जाएंगे कि आप कुछ ना ले पाए। पत्रकारिता में आज जो गंदगी आई है उसकी वजह भी यही है कि इसके लिए हमने कोई प्रॉपर इसका वो रूल, रेगुलेशन और फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया। कहने को डीएवीपी है, लेकिन उसके तमाम नियम ऐसे हैं जो आपको, सामान्य लोगों को, जो सकारात्मक पत्रकारिता या शुद्ध पत्रकारिता करना चाहते हैं, उसको रोकते हैं। क्रिएट ही करते हैं कि आप नाटक कीजिए, नौटंकी कीजिए, आप इसमें झूठ मिलाइए, आप कहीं से फिगर ले आइए, आप कहीं से कुछ भी ले आइए। एक उदाहरण के लिए एक चीज बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड या सर्कुलेशन बेस्ड पत्रकारिता और उसको फंड करने का डीएवीपी का एक नियम है। आपका कितना सर्कुलेशन है पूछेंगे, 25,000 से ऊपर है तो आप सी ग्रेड में आए, 25,000 से नीचे को तो काउंट ही नहीं करते। 25,000 तक आपको पहुंचना है तब आप सी ग्रेड में आएंगे, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में आएंगे। ए में और टॉप में कौन आते हैं? तो बड़े बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सर्कुलेशन कोई मान्यता है तो आप सारा एडवर्टीजमेंट, मनोहर कहानियां और उसको क्यों नहीं दे देते, अपराध कथाओं को? सबसे ज्यादा वो बिकती हैं। नंदन आज भी सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड बच्चों की पत्रिका है। सबसे ज्यादा हिट पोर्न वेबसाइट पे होते हैं। तो क्या सरकारें सारे अपने एडवर्टीजमेंट पोर्न वेबसाइट पे लगा देंगी? और दूसरी बात, नीरा राडिया जैसा कांड एक छोटे से ब्लॉग पे आया था जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं था। इस छोटे से ब्लॉग से एक छोटे से चैनल पे आया, उस चैनल से खबर में इतनी ताकत थी कि बाकी लोगों का ध्यान उस पे गया और सारे चैनल चलाने लग गए, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो ताकत खबर में होती है, सर्कुलेशन में नहीं। बड़े बड़े अखबार जो बहुत हाईली सर्कुलेटेड अखबार हैं, खबर उसमें होती ही नहीं। एक और संकट है आज, जब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, वैश्वीकरण के दौर में, उस समय पत्रकारिता इतनी लोकल हो गई है। ग्लोबल के दौर में लोकल, ध्यान देके बड़े बड़े एडिशन, बड़े बड़े अखबारों को पढ़िए। आप जिस इलाके में रहते हैं आपको उस इलाके का एडिशन वो मिलता है। कोई भी अखबार नाम ले लीजिए। पढ़ने को तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का हमें गाजियाबाद संस्करण मिल रहा है। गाजियाबाद संस्करण में 6 पन्ने गाजियाबाद के, अपने मोहल्ले के पढ़ लो, 2-1 पन्ने स्पोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय और बिजनेस, बाकी खत्म, पूरी दुनिया खत्म।
राष्ट्रीय पत्रकारिता हो कहां रही है? सकारात्मक पत्रकारिता हो कहां रही? आप एक राष्ट्र के अखबार हो तो कम से कम राष्ट्र को तो बताओ। नहीं हो पा रहा। तो बाजार है, हमारे वाद हैं, विवाद हैं, ये सब चीजें उस पर हावी हैं और उस पे हमारा बालपन है, हमारी बचपना है, हमारे राइटर्स की, हमारे जर्नलिस्ट की, कि वो उसको सोचे समझे बगैर उसको बस चला रहे हैं। प्रयास करके देखें और खुद को एनालाइज करके देखें कि हमने लास्ट ऐसी कौन सी रिपोर्ट लिखी थी जो रियली में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी और जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी समाज के लिए और देश के लिए। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आप सिर्फ इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, यहां ये घटना घटी, वहां ये घटना घटी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, नाटक नौटंकी और इवेंट्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। पत्रकारिता कहां है उसमें? आज इस देश को जरूरत है पत्रकारिता की, शुद्ध पत्रकारिता की। शुद्ध पत्रकारिता जिस दिन होगी वह सच्ची पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता होगी। जरूरत है हमें जानने की कि विभिन्न योजनाओं में सरकारें क्या कर रही हैं, विभिन्न मंत्रालयों में क्या किया जा रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां गड़बड़ है। डाटा पर इतनी चीजें चल रही हैं, बिल्स पास हो रहे हैं, कोई इन डेप्थ रिपोर्ट नहीं नजर आती कि वास्तव में उसके थ्रेडबेयर उसका एनालिसिस करके उस पर रिपोर्ट आए कि ये समाज के लिए फायदेमंद है और ये समाज के लिए नुकसानदेह है। ये जरूरी है कि हम समाज को सबसे सर्वोपरि रखें और राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। जब समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो सच्ची शुद्ध पत्रकारिता होगी और वही सकारात्मक पत्रकारिता है और वही कहीं ना कहीं हम खोते चले जा रहे हैं। समय कम है और बहुत से हमारे और भी साथी वक्ता होंगे, मैं उनको सुनना चाहूंगा। फिलहाल धन्यवाद। किसी के मन में कोई सवाल हो तो मैं उपस्थित हूं। धन्यवाद। तो ओंकारेश्वर पांडे जी ने सकारात्मक पत्रकारिता को परिभाषित किया और सकारात्मक पत्रकारिता ही राष्ट्र प्रथम की पत्रकारिता होती है। और आपके मन में कोई सवाल हो तो ओंकारेश्वर पांडे जी और भी हमारे आज से जुड़े हुए बंधु जवाब दे सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि समय हो रहा है और सब लोगों को कहीं ना कहीं और भी इंगेजमेंट होते हैं, तो इसे लेकर कोई अगर एक मेरा सवाल है, इतनी सुंदर बातें हुई तो जब बच्चे को हम विद्यालय भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, उनका क्षमता निर्माण के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, कौशल अर्जित करने के लिए, तो हमारी शिक्षा में क्या फूट है कि आज हमारे देश के नागरिक सत्य का खोज करने के काबिल लायक नहीं है। धर्म और विज्ञान ये हमारे पास दो शक्तिशाली साधन हैं, इसका सदुपयोग करने लायक नहीं है। तो ये जो सकारात्मक सोच की बात है और वसुधैव कुटुंबकम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक समावेशी भविष्य, कोई समझ पा रहा है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि 140 करोड़ देश की आबादी है, इसमें मुझे लगता है कि 1% से भी कम जनसंख्या है जो जानते होंगे कि हमारे देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको पढ़ने लायक है कि नहीं, तो इतना बड़ा है। और तो एक बार हमारे मिस्टर सुभाष कश्यप जो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा, उन्होंने बताया कि अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो 1% हमारे देश के नागरिक होंगे जिसमें वो क्षमता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ पाए, चाहे वो हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े। और अगर हम कोशिश करेंगे तो 6% को हम बता सकेंगे। 6% ने सुना होगा। अभी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन समय नहीं है प्लीज, समय नहीं है तो समय नहीं है। मैंने सबसे पहले जब आरजीएस परिवार के साथ में जुड़ा, ये सकारात्मक सोच में बहुत बड़ी शक्ति है। तो सबसे पहले तो हमें सत्य का खोज करने की शक्ति होनी चाहिए। सवाल पे आइए, सवाल। और फिर विज्ञान और धर्म का सदुपयोग करने में हम सक्षम है कि नहीं।
मेरा सवाल ये जी 140 करोड़ क्या सत्य का खोज कर सकते हैं, या हमारे पास धर्म और विज्ञान ये दो शक्तिशाली साधन है, इससे क्या हम समाज परिवर्तन ला सकते हैं? क्योंकि हमें एक नए भारत की निर्मुक्ति की शक्ति को समझना है, और मैं उज्जवल और समृद्ध भारत के लिए दिन रात प्रयास, प्रयत्न और सेवा करता हूं। आपके प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी बातें कही, उसमें सवाल कम थे और बाकी आपका ऑब्जर्वेशन और आपके अपने कमेंट थे। मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूं। आपके थॉट्स हैं, क्योंकि लोकतंत्र यही है कि सबके विचारों का सम्मान किया जाए। लेकिन सवाल जो है कि शिक्षा में क्या ऐसी बातें हैं कि हम सकारात्मकता से कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा में कोई कमी होती है तभी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस में कमी होती है। एक कल्चर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चन। हम लोग जब इंटरव्यू लेते थे तो सवाल ये करते थे कि तुम्हें सवाल करना आता है कि नहीं आता। तो हम खुद से भी सवाल करें कि हमको सवाल करना आता है कि नहीं आता। जब हम सीख लेंगे कि हमें सवाल करना आता है और हम जब शिक्षा नीति के बारे में सवाल कर सकेंगे, तभी शिक्षा जो है हमें सवाल करने लायक बना देगी। क्वेश्चनिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्लियामेंट में भी आप गौर करिए, 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों को यह हक दिया गया है संविधान के तहत कि आप सरकारों से सवाल पूछें। आज तक इस परंपरा को कोई मिटा नहीं पाया। उनसे रिटन जवाब भी मांगा जाता है, ओरल जवाब भी मांगा जाता है। तो जवाब और सवाल की परंपरा लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम सवाल करना भूल जाते हैं तो फिर जवाब नहीं मिलता और सरकारों को छुपाने का अवसर मिल जाता है। इसलिए आज तक चाहे कोई भी सरकार आई, कितनी भी ताकतवर, कितनी भी कमजोर सरकार आई, लेकिन सवाल पूछने की परंपरा बंद नहीं हुई। 0 आवर होता है जहां आप कुछ भी रेज करें, और क्वेश्चन आवर होता है जहां आप सवाल करें। तो पत्रकारिता का तो मूल धर्म ही है सवाल करना। जब कोई नेता किसी पत्रकार के सवाल पे चिढ़ रहा होता है, भाग रहा होता है, तो उससे पूछिए कि क्या छुपा रहे हो भाई। छुपा रहा है तभी वो चिढ़ रहा है, भाग रहा है। अरे सवाल का जवाब दो भाई। अगर मेरे अंदर सत्यता होगी तो चाहे जैसा भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा ना। कितना भी घटिया से घटिया सवाल होगा, कितना भी बुरा या कड़वा सवाल होगा, मैं जवाब दूंगा। और हो सकता है कि मेरा जवाब उस सवाल को शांत कर दे। कैसी बातें कर रहे हो, ये सवाल है तुम्हारा, ये जवाब है मेरा। लेकिन नेता भागते हैं, धक्का देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। थप्पड़ उठाते हैं, कुछ भी करते हैं। सवालों से भागना नहीं चाहिए और पत्रकारों को सवालों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही आपका मूल धर्म है, वही आपका मूल पेशा है। आपको सवाल करना ही होगा। अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो आप जनता के प्रति जवाबदेह और उनके प्रति जो अपनी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो आपके मन में सवाल होता है वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के दिलों में वो सवाल होता है। वो पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके हाथ में माइक नहीं है। तो वो उम्मीद करते हैं कि पत्रकार मेरी तरफ से सवाल पूछेगा। शिक्षा नीति में हाल के दिनों में बहुत व्यापक बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, लेकिन अभी उस पर एक्सपेरिमेंट जारी है, उस पर प्रयोग जारी है। वह नई शिक्षा नीति हमें कितना हद तक मजबूत बनाएगी यह देखना बाकी है। उसके कई सारे पहलू हैं और इस तरह की चीजें एक आध झटके में, एक आध साल में, एक आध महीने में नहीं हो पाती, वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि यह देश इतना मैच्योर है कि वह चीजों को समझ रहा है। इसीलिए हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे, इसीलिए इस कंट्री ने हर तरह के विचारों को देखा है, हर तरह के प्रवाह को देखा है और उसके बावजूद टिका हुआ है। वो कहते हैं ना कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो कहावत है, कुछ तो बात है हम में। वो अंग्रेज आते हैं और वो लिख जाते हैं एडिटोरियल में, इफ देयर इज गॉड
दैट इज रियली इन इंडिया, बिकॉज सब कुछ अव्यवस्थित है, तब भी देश चल रहा है, कैसे चल रहा है भगवान जाने। जी, तो कई बार भगवान के भरोसे चलता है। एक सवाल डोगरा जी का है। सबको नमस्कार। आरजेएस को मैं बड़े बिगनिंग से देख रहा हूँ और उदय मन्ना जी का उत्साह, और जो आज यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर लोग बैठे हैं, बड़े भाई ओमकेश्वर पांडे जी ने बड़े अच्छे से संबोधन करा और मीडिया की जो बारीकियां हैं, जो कमियां हैं, उनको बहुत अच्छे से उजागर भी किया। मेरा मन्ना जी से एक सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी से मोस्टली परिचित हूँ, चाहे वो दिदेश साहब हो, प्रफुल्ल जी हों, अशोक ठाकुर जी और अशोक मलिक जी और बाकी तो जो भी यहाँ पर बैठे उपस्थित हैं, लोग राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं। आपका ये जो मिशन है वो आपने राष्ट्रव्यापी वास्तव में बना डाला है, और नेपाल में मैं भी आपके इस मिशन को ले गया था, और फिर ये भाई साहब जो है बता रहे राजीव गौतम जी, इन्होंने भी उसको आगे जो है अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आपकी भावी योजनाएं कुछ अन्य देशों को लेकर भी होंगी, क्योंकि आपके साथ बिजोन मिश्रा जैसे लोग बैठे हैं, ओमकेश्वर पांडे जी खुद बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए। और मुझे लगता है, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इस मंच पर, अभी पिछले दिनों मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में। मेरा टाइटल ही वहाँ पर जो मैंने प्रपोज किया, जो उन्होंने एक्सेप्ट करा है, वो है पॉजिटिव मीडिया कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी। बहुत अच्छा। तो अगर आप इस उद्देश्य को अन्य देशों में, मेरी अभी पाकिस्तान से बातचीत होती है, लोग पाकिस्तान का नाम लेते ही एकदम बिदकने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। एक वहाँ पर रेहान अल्लाह वाला है, उन्होंने कुछ इस तरह का कैंपेन कर रखा है, 6ठी क्लास का बच्चा मेरे को इंटरव्यू कर रहा है। जी, बिल्कुल। अब जो है सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा चेंज लाया टेक्नोलॉजी में। आपका इस विषय पर क्या कहना है, क्या भावी योजनाएं हैं? क्योंकि ये जो आपका मिशन है सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसु कुटुंबकम की हम बातें करते हैं ना, जी। हम मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप वरिष्ठ मीडिया कर्मी भी हैं, मुझे लगता है कि ये आपका जो कैंपेन है उसने हिंदुस्तान में तो इतिहास रच चुके हैं आप जी। आपकी विश्व स्तर पर किस तरह से कुछ योजनाएं हैं उसका बिल्कुल, ये सवाल सही है डोगरा जी, क्योंकि ये मन में आशंका ज़रूर होती है कि भाई डेली प्रसारण को लेकर आप लोग आ रहे हैं, हमारे आरजेएस के मन में भी शंका है। लेकिन जब हम लोग शुरू किए थे तो बिजोन मिश्रा जी ने खुद कहा कि उनके मन में कुछ था, कुछ वो ढूंढ रहे थे देश में कि कोई कर रहा है ऐसा जो मैं सोच रहा हूँ। अब वो तो कंज्यूमर पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, उनको लगा कि हाँ, क्योंकि मेरे पे उनको विश्वास भी था। अगर मन्ना जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि 25 सालों का संबंध होता है, विश्वास हो जाती है, ट्रस्ट हो जाता है। तो वही है कि मेरे जो मन में है वो कई भारतीयों के मन में है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए भी, क्योंकि भारत को ये चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए भारत को, किसी न किसी माध्यम से पॉजिटिविटी चाहिए। गांव में बैठा हुआ एक यंग ब्लड क्या सोचता है और उसको मंच मिलता है क्या? आज सूचना क्रांति के दौर में वो मंच हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि 8 सालों का अनुभव वो काम आएगा। और ये एक जज्बा होता है, भगत सिंह के अंदर जज्बा था, वो जान देने का जज्बा था। मैं तो कहता हूं सकारात्मक पत्रकारिता में जान देने का जज्बा नहीं है, लेकिन राष्ट्र को उच्च शिखर पर ले जाने का जज्बा है। हम उन परिस्थितियों को सकारात्मकता के माध्यम से, पार्लियामेंट हो, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन सब लोगों तक जो हॉस्पिटल में हैं, जो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव हों तो सर्विसेज अच्छी होगी, नीतियाँ अच्छी बनेगी और इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी भी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि अच्छे लोग सामने दिखाई दें, तो नई पीढ़ी, इसीलिए किताब लेकर आ रहे हैं। ये किताब भी उसी का है जिसको कि ओंकारेश्वर पांडे जी के साथ हम लोग, थपलियाल जी भी आए हुए हैं। आज हम लोगों ने जो वक्ता बनाया था थपलियाल जी को, और अरविंद कुमार सिंह जी भी थे, वो भी, लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है तो हम लोग मान सकते हैं। तो ये पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम जो है उसको कराते हैं, और उसके बाद समय चूँकि काफ़ी हो गया, हम लोग काफ़ी देर से थे, बारिश भी दिल्ली में हो गई और हेल्डअप हो गए लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में
हम लोगों ने चर्चा विचार विमर्श किया है। यूट्यूब पर सारा लाइव प्रसारण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। प्रिंट मीडिया के साथ ही सब लोग हैं साथ में। तो अब हम लोग एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। सर, मैं एक क्वेश्चन कहना चाहती हूँ। अच्छा, पटना से मुन्नी कुमारी जी आई हैं, एडवोकेट और शिक्षिका हैं। मैं, आपने वर्तमान स्थितियों का चित्रण किया, उससे वाकिफ भी है सर और संतुष्ट भी, लेकिन जो चुनौतियां हैं सर, उसका सामना कैसे करें? क्योंकि इस तरह दिग्भ्रमित होने जैसी स्थिति है कि चाहते तो है सकारात्मक होना और जो नकारात्मकता है माइक उस दोनों के बीच में कभी कभी आदमी फंस जाता है। छोटा सा उसका जवाब। सामना करें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा भारत के जीन में नहीं है, भारत के डीएनए में नहीं है। हम तब भी निराश नहीं हुए जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुगलों का शासन था। जो आशावान भारत जो है अब तो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो हमें सकारात्मक रहना है। यह सकारात्मकता ही हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं, जो है जो गलत है उसको हम सुधार देंगे। अगर आपने एक कदम भी उठाया तो एक एक कदम 140 करोड़ भारतवासियों का उठता है। तो हम जब पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा भी आपको देख के कदम उठाता है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं और समाज की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार की ओर किसी और की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। हम क्या कर सकते हैं? अगर आरजेएस ने ये सोचा होता कि ये काम तो सरकार का है या किसी पार्टी का है तो इन्होंने कदम नहीं उठाया होता। इन्होंने ये कदम उठाया तो उसके बाद कारवां बनता गया, लोग जुड़ते चले गए। तो सकारात्मकता हमारे मन में सबसे पहले आनी चाहिए, एक विश्वास मन में आनी चाहिए। यदि कोई डाक सुने तोरे नाई, तुम ये एकला चलो रे। अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा तो ये मत समझिए कि जो भीड़ बोल रही है वो सच है। सच हमेशा कम लोगों के पास होता है। साहस सच को बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, कहने का कम लोगों के पास होता है। तो हमेशा आप क्राउड में अकेले नजर आएंगे या कम लोग नजर आएंगे। इससे ये साबित नहीं होता कि जो बहुपक्ष है, बहुसंख्यक है, वो सच बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे। नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और भारत पर, इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर अगर आपको भरोसा है तो निश्चित रूप से जानिए कि सब कुछ अच्छा होगा और होता ही रहेगा। फेजेस हर बार आते हैं, कई तरह के फेजेस आते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो परेशान थोड़े समय की बात होती है, हम सभी परेशान होते हैं, सभी परेशान होते हैं। जो सत्य लिखता है वो परेशान होता ही होता है, क्योंकि किसी को सत्य अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो अपने सत्य पर कायम रहे तो वो सकारात्मक रहता है और सकारात्मक तरीके से कायम रहे। निगेटिव ना हो, जानबूझ के निगेटिव ना हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं निगेटिव हो जाऊं अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। जो लोग होते हैं वो समाज और राष्ट्र का नुकसान कर बैठते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ये गीत की पंक्ति है, रहो साथ कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूमे। तो ये जो है, अब आपके साथ ये पोस्टर जो है, यही किताब आ रही है जिसमें आप भी कार्यक्रम में आए थे, और वो पूरी किताब 150 अंकों के गतिविधियों की है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की किताब है। तो मैं चाहूँगा कि इसका लोकार्पण जो है वो किया जाए। मैं बुलाना चाहूँगा आज कार्यक्रम के जो को-ऑर्गेनाइज़र हैं और जो 6 अगस्त के हैं। 2 फोटो सेशन होगा, एक यहाँ पे होगा, एक वहाँ पे होगा। ठीक है। हाँ, उस बैनर को आप लोग निकाल लीजिए, उसको यहाँ आ जाइए। यहाँ आप लोग थोड़ा चेयर को रिप्लेस कीजिए। मैं अशोक कुमार ठाकुर जी को, सुरजीत सिंह दिदेवाल जी को बुलाना चाहूँगा। ये प्लीज थोड़ा ये चेयर को उधर ले जाना होगा, चेयर को बिल्कुल उधर नहीं, आप सारा चेयर
RGS spokesperson